कितना बदला है और कितना वैसे ही है, क्योंकि हमेशा कहा जाता 2014 के बाद हो गया, और मेरा अपना मानना है कि 2014 के बाद नहीं हो गया, था पहले भी। दबा छुपा जो था वो खुल के आ गया, सोशल मीडिया आ गया, सरकारें ऐसी आ गई। पहले तो इस तरह बदलाव बैलेंस था, है ना, लेकिन अब वो बैलेंस गड़बड़ हो गया। अब तो है ही नहीं बैलेंस, कब क्या होगा, क्यों क्या नहीं होगा। मैं तो नाम बताने डरता हूँ। जैसे मान लीजिए हम इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक आदमी चुप बैठा हुआ। चारों लोग मान लीजिए हिंदू हैं और आपस में बात कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, तो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, ये है वो है। अब 5वां आदमी चुप है, वो तो मुसलमान है। फिर सुनते सुनते वो उसको असहज महसूस करने लगता है, तो वो बोल पड़ता है कि अरे भाई साहब मैं भी मुसलमान ही हूँ। तो अचानक बदल जाते हैं, कहते हैं अरे जी आपके लिए थोड़े कह रहे हैं, अरे आप जैसे भले लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। फिर किस्सा सुनाने लगेंगे, अरे मेरे पिताजी की तो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक खान साहब हुआ करते थे। अब फौरन जो है वो फौरन बदल गए, विषय बदल गए। ठीक यही स्थिति होती थी मुसलमान जब बात करते थे। 4 मुसलमान बात कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ एक हिंदू बैठा हुआ है चुपचाप। उसके मुंह से निकल गई वही बात, तो अब हिंदुओं की तारीफ शुरू हो गई। ये बदलाव देखा है मैंने। संस्कृत और फारसी दोनों ही भाषाओं में असंख्य शब्द ऐसे हैं जो समान है। अब शादी को किस भाषा से शब्द है? पर्शियन है। कौन है जो शादी का इस्तेमाल नहीं करता? बताइए, शादी हो रही है सब, और कोई भागा ही होगा जिसकी शादी नहीं जिसकी शादी नहीं होती है कि नहीं जी। हाँ, संस्कृति की जड़ में प्रेम है। अब प्रेम जब द्वेष में बदलने लगता है तो फिर अर्थ का अनर्थ भी होना शुरू हो जाता है। ईरान में जब इस्लाम आता है, हाँ, अरब वर्ल्ड में आता है, वहाँ से ईरान में जाता है, और हुसैन के चलते जो है वहाँ पर शियाइज़म वहाँ पे आता है, तो वो कितना फ़र्क डालता है ईरान के कल्चर पर। अरब में इस्लाम का उदय हुआ, फिर फैला, फैलते फैलते ईरान गया जी। तो वहाँ धार्मिक विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन क्या सांस्कृतिक विजय मिली उसे? सांस्कृतिक विजय तो तब कहेंगे जब अरब की संस्कृति को भी अपना लेते ईरान वाले। यानी मजहब को अपनाया लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ा। अपना कल्चर नहीं छोड़ा। जैसे नमाज क्या अरबी शब्द है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। फारसी शब्द है। अच्छा जी, नमाज और रोजा ही प्रचलन में है, उन्होंने खुदा नहीं छोड़ा अपना। अच्छा, खुदा भी फारसी है। अच्छा जी, खुदा फारसी है। अच्छा, भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ जितने मुसलमान हैं सब पहले हिंदू थे, सब कन्वर्टेड हैं, तो ये सब पर्शियन कनेक्शन वगैरह की सब बेकार की बात है, यहीं का कल्चर है, नकल कर रहे हैं। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे जब सवाल आते हैं उन पे क्या कहना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। भारत का जो मुस्लिम समाज है वो लगभग हिंदू समाज जैसा ही है। शादी कोई ली तो निकाह सिर्फ उन्होंने ले लिया इस्लाम से, बाकी उनकी और रीति रिवाज देखिए आप, वो सब उसी तरह से होते हैं, हाँ, जैसे दूसरे घरों में होते हैं। आज तो उसके गाँव में आप तो गाँव को देखा है, अभी तो शुद्धिकरण चल तो रहा है तमाम मुस्लिम घरों में। आप देखिए शादी ब्याह तमाम अवसरों पर जो लोकगीत वगैरह गाए जाते हैं, हालांकि अब तो खत्म हो रहे हैं, अब तो खत्म हो रहे हैं, वो लगभग समान है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि संस्कृतियाँ आपस में युद्ध नहीं करती, संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं, जैसे नदियाँ आपस में मिलती हैं, सत्ताएं युद्ध करती हैं, सत्ताएं युद्ध करती हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। जैसा आप जानते हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों से लंबी बातचीत, यानी जिसको आजकल की भाषा में पॉडकास्ट कहते हैं, हमारे ज़माने में तो उसको बातचीत ही कहते थे, वो शुरू की है, जिसमें हमारी कोशिश है कि अपने अपने फ़न के माहिर लोगों को बुलाया जाए और रोज़ तो ज्ञान देते हैं, बैठकर ज्ञान लिया जाए, और जाहिर है कि आपको भी ज्ञान मिलेगा ही। और आज जो हमारे साथ हैं प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, पहले सर प्रणाम और बहुत स्वागत आपका। मैं परिचय तो देता रहूँगा, पूरी बातचीत के दौरान परिचय देता रहूँगा, लेकिन अगर एक लाइन में कहूँ तो आज भी जब मैं फंसता हूँ किसी चीज़ पर, कुछ नहीं समझ में आता है, तो सबसे पहले जो लोग याद आते हैं, जिनको मैं कॉल करता हूँ, उनमें से एक हैं प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह। मैं कभी इनका विद्यार्थी नहीं रहा, हालांकि इनके संस्थान में मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन कभी विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन ख़ुद को मैं इनका शिष्य मानता हूँ, और इस बात का मुझे गर्व है कि उनकी तरफ से हमेशा गुरु और बड़े की तरह मुझे स्नेह मिला है।
प्रोफेसर साहब की किताबों के नाम तो मैं बताऊंगा, वो नॉर्मल सी चीज़ है, आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगी आपको, वो सब तो मैं बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात है कि हमारे समय में एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है, एक ऐसा इंसान हमारे साथ है जो ना केवल हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी, अरबी की शानदार समझ रखते हैं, बल्कि दुनियावी मसलों की भी ज़बरदस्त समझ रखते हैं। मिडिल ईस्ट का मामला हो, हिंदुस्तान का मामला हो, यहाँ तक कि कई बार यूरोप पर हमारी बातचीत हुई है। मतलब लंबा बोलने की जगह ये कि आप बस छेड़ दीजिए और उसके बाद चुपचाप बैठकर सुनते रहिए, ज्ञान की गंगा बहती रहती है और आप उसमें नहाते रहते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा आज वो पुण्य मिले। तो सर, पहले तो मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आप आए, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत दिनों से मेरा मन था, बन नहीं पा रहा था, आज आप बहुत जी। प्रसन्नता हो रही है मुझे, बहुत खुश रहा हूँ। और सर, शुरुआत मैं करना चाहूँगा मिडिल ईस्ट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा है, उसके बाद किताबों पर भी बात करेंगे और बाकी सब। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई वो तो सब जानते हैं, मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूँ, आज ये वो मरा, कल वो घायल हुआ, परसों वो शहीद हुआ, ये तो सब जानते हैं। लेबनान ने किया, ये किया, वो किया। मैं बिना सवाल के आपसे चाह रहा था ईरान के बारे में, जो आपकी समझ है, मॉडर्न ईरान जो बना है 1979 के बाद भी और उसके पहले, जो आपकी समझ है। मतलब एक समझ कहती है कि बहुत कट्टरपंथी है, दूसरी समझ ये कहती है कि नहीं, वहाँ पर रेजिस्टेंस को उसने ज़िंदा रखा है, तीसरी समझ कहती है कि पर्सिया का एक पूरा ट्रेडिशन है जिसमें रूमी हैं और जाने कौन कौन है, और वो कल्चर का, आर्ट का, म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, तो एक महान सभ्यता है। और चौथी मेरे जैसी समझ कहती है, जो एक प्रैक्टिकल समझ होती है, कि भाई हिंदुस्तान का हमेशा अच्छा दोस्त रहा है, यूएन में 10 बार हमको बचाया है, हमको ज़रूरत पड़ने पर तेल दिया और वो भी उधार तेल दिया, तो हमें उससे दोस्ती रखनी चाहिए। इजराइल में ऐसा क्या है कि हम दोस्ती रखें? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत और ईरान के संबंध जो है बहुत पुराने हैं जी। और आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। अरब से संबंध भी रहे हैं भारत के, ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान से तो एक सांस्कृतिक, जिसको कहते हैं मिलाप का जो संबंध रहा है, वो इतना घनिष्ठ है, जिसे शायद ही कोई कहे कि ऐसा नहीं है, शायद ही कोई अस्वीकार करे। अभी भी मैं समझता हूँ कि जितने भी समझदार लोग हैं, अगर आप भाषाओं की बातें करें, भाषा की बात करें, तो ये कहते हुए मिल जाएंगे लोग कि संस्कृत और फारसी दोनों ही भाषाओं में असंख्य शब्द ऐसे हैं जो समान हैं। कुछ उदाहरण देके सब समानार्थी, हाँ, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, और उनके अर्थ भी वही हैं, सिर्फ कुछ उच्चारण भेद है। जैसे बहुत ही सहज उदाहरण जो कि आए दिन जिनको हम बोलते हैं, जैसे अब मातृ, मादर है वहाँ, मादर, हाँ, पितृ है, हाँ, पिधर है वहाँ पर, अच्छा, हाँ, भ्रातृ है तो वहाँ ब्रादर है, अच्छा, हाँ। तो अब ये माता, पिता, भाई, हाँ, अभी देखिए ये सब जो शब्द हैं, ये एकदम मिलते जुलते हैं, है कि नहीं? कहते हैं द्वार, वो कहते हैं दर, द्वार, दर, हाँ, दर, है ना? और खुला हुआ दर है तो दरवा, दरवा से दरवाज़ा, बताइए। हाँ, वाह मतलब वाह माने खुला हुआ, जी, जी, तो दरवाज़ा, हाँ। तो अब देखिए, अब शादी का किस भाषा का शब्द है? पर्शियन है, पर्शियन है। हाँ। कौन है जो शादी का इस्तेमाल नहीं करता, बताइए? शादी हो रही है साहब, और कोई भागा ही होगा जिसकी शादी नहीं जिसकी होती, शादी नहीं होती है कि नहीं? जी, हाँ, फिर शादी का कहते बर्बादी, हाँ, तो कहीं बर्बादी कौन सा भाषा है भाई? ये तो फारसी है, शादी बर्बादी दोनों फारसी है, दोनों फारसी है, जी, है कि नहीं? हाँ, यानी आप देखेंगे तो बहुत सारे तो फारसी अरबी के शब्द इस तरह से घुले मिले हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं और हम ये है क्या चीज़, है कि नहीं? तो इतने सारे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे जैसे आप ढूंढते चले जाएंगे या जाएंगे, वो आपको मिलेंगे, जिनको आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल भी मेरे ख्याल से वहीं से आया है, इस्तेमाल शब्द वहीं से आया है जी। ये जो बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ, हाँ, इस्तेमाल अलग अरबी है, अब कुर्सी अरबी है, हाँ, तो अब लेकिन अब कुर्सी की जगह कोई बताए कि दूसरा कोई शब्द हो सकता है क्या? है ना? किसी ने कहा आसन, मैंने कहा नहीं, आसन तो नहीं होता भाई,
आसन तो जमीन पर बिछाया जाता था, जी, है ना। आसनी हम लोग कहते हैं, जो हाँ, हाँ, बिछाने वाली होती है बिछाने उसको वाली आसनी होती कहते है। हैं। कुर्सी तो ऐसे ऊपर होती है ना। और गालिब ने उसको बोरिया कह दिया हाँ, है। बोरिया। आज ही घर में बोरिया ना हुआ। नहीं, बोरिया तो देखिए, जो वो बोरा, जो बोरी होती है, और जो बोरा का छोटा छोटा, तो गरीबों के यहाँ हाँ, वही आसनी वही का आती इस्तेमाल। तो जी, बोरिया ना हुआ। जी, हाँ, तो अब ये जो है, अब कहते हैं सख्त, तो ये क्या है, सख्त है ना, कठोर। तो अब आप देखिए कि बहुत से शब्द जो है वो, भाई अब अग्नि, हाँ, आग, हाँ। भाई क्या है भाई, संस्कृत में अग्नि है, वहाँ आग है। अच्छा, पर्शियंस में तो आग की पूजा भी की जाती थी ना? बिल्कुल पूजा की जाती थी, अग्नि पूजक थे वहाँ। हम्म, पारसी जो है वो अग्नि पूजक रहे हैं, हम्म, है ना। और अग्नि पूजकों का जो जो देवता थे, उनका क्या नाम था? अहुर मजदा। अहुर मजदा जी। अब अहुर शब्द को ध्यान दीजिए आप। हाँ, अहुर, ये अगर भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत से देखें आप, तो भाषा वैज्ञानिक कहते हैं ना कि सा का हा हो जाता है, हाँ, सिंधु का हिंदू हो गया। सिंधु का हिंदू हो गया। हाँ, हैं? अब देखिए, सप्ताह हफ्ता हो गया। हाँ, वहाँ पर अर्थ एक है। हाँ, हैं? तो उसी तरह से अगर आप सा का हा अगर है, हाँ। तो क्या पता अहुर असुर से बना हो, कौन जानता है, बिल्कुल। हाँ, और वैदिक काल में तो असुर का राक्षस नहीं था। वैदिक काल में असुर शब्द देवता के लिए इस्तेमाल होता था। हैं? तो और वहाँ असुर देवता को कहते हैं। अच्छा, अहुर, हाँ, अहुर जो उनका देवता है। जी, जी, जी। हैं? हाँ, तो क्या पता कि ये असुर का जो सु है, हाँ, वो अहुर हो गया हो, यहाँ से वहाँ बदला हो या वहाँ से यहाँ बदला हो, दोनों कहीं कहीं बदला हो। जी। हैं? अच्छा, फिर देखिए ये भी हुआ कि जब बदल गया, असुर का अर्थ राक्षस हो गया। हमारे यहाँ तो व्याकरण में पढ़ाया जाता है ना कि विपरीत बनाना है तो आ लगा दीजिए, विपरीत। हाँ, विद्या से अविद्या कर दीजिए आप, विश्वास से अविश्वास कर दीजिए, और तो आ हटा दो तो सकारात्मक हो जाएगा, सुर हो जाएगा। तो सुर कर दिया। सुर मतलब देवता। सुर माने देवता कर दिया। हाँ, सुर माने देवता कर दिया जी। लेकिन अब वही होता है कि जब तक प्रेम चलता है, देखिए संस्कृति की जड़ में प्रेम है ना। अब प्रेम जब द्वेष में बदलने लगता है तो फिर अर्थ का अनर्थ भी होना शुरू हो जाता है। जी। हाँ, तो जब आप उनके असुर को, उनके अहुर को की निंदा करना शुरू कर देंगे तो आपके सुर की निंदा करेंगे फिर वो। तो सुर का अर्थ देवता है, तो देव का अर्थ वहाँ क्या हो गया? देव का अर्थ वहाँ राक्षस हो गया। है? आप अगर कहानियाँ पढ़े वहाँ की पुरानी, तो उसमें देखेंगे जंगल में चला जा रहा था, मान लीजिए कोई शहजादा, रास्ते में खूब भयंकर बड़ा सा देव मिला, उनके लिए राक्षस हो गया। तो अब आप देखिए इस तरह के जो चीज़ें हैं, तो हम द्वेष की बात करेंगे तो इस तरह के अर्थ भी होगा, लेकिन इन सब को छोड़ दीजिए। हाँ, तब भी यह तो मानने में कहीं कठिनाई है ही नहीं कि संस्कृत और जो फारसी है, दोनों में इतना मिलती जुलती भाषाएं हैं। हाँ, इतने शब्द मिलते हैं। और क्या पता, मुझे तो ये भी लगता है, क्या पता भारत जिसे अब आज हम करते हैं, ये छोटा सिकुड़ कर अब बहुत छोटा सा रह गया। हम सब ये जानते हैं, जब अखंड भारत की बात की जाती है, ये जब हम आर्यावर्त कहते हैं, तो भारत कहाँ तक रहा होगा? हैं? कोई अब तो सभी जानते हैं जो पाकिस्तान है वो भारत का हिस्सा था, ये तो खैर। अच्छा, ये जानते हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान है ये भी तो भारत का हिस्सा था, ये भी तो भारत का हिस्सा। जो या इस तरह से कि उस समय इस तरह से देश बने ही नहीं थे, इस तरह से ना, इस तरह बने ही नहीं थे, एक दूसरे से लगे हुए थे, तो आना जाना लड़ना तीनों लगा रहता था। नहीं, अब कंधार, हाँ, कंधार को गांधार कहा गया। हमारे यहाँ गांधारी करेक्टर है महाभारत में, बिल्कुल गंधर्व कहे गए, गांधार है कि नहीं? तो कंधार, तो क्या पता अफगानिस्तान से फिर आगे इराक, और फिर इराक है भी हो, बिल्कुल। और इराक का पुराना नाम तो आर्यन है ना।
इसीलिए कहते हैं आर्य उधर से आए। हाँ तो और आर्य से ही तो आर्यावर्त बना। जी जी जी। तो क्या पता भारत वहां तक फैला रहा हो, हम्म हैं? और संस्कृत भाषा ही फैली रही हो पूरी, हम्म हैं? और तमाम संस्कृत से दूसरी भाषाएं बनती चली गई, उच्चारण वगैरह बदलता उधर गया या बदलता- लोकल डायलेक्ट मिलता गया। बदलता गया। हम्म तो आज के संबंध है, ये हजारों बरस के संबंध है ना, भारत और ईरान के, है? तो यह अपने आप में इसको सोचने की बात है, इस पर विचार करने की बात है जी। कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है कि नहीं। अब जहाँ तक ये बातें हैं वहाँ की जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिक्स से पहले इतिहास तो पे ही बात कर लेते हैं हम थोड़ा जो सा। है उसकी पॉलिटिक्स में तो हम जाते ही नहीं। हम नहीं कर लेते हैं, बाद में हाँ। कर लेंगे। थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था कि जैसे ईरान में जब इस्लाम आता है, हाँ। अरब वर्ल्ड में आता है, वहाँ से ईरान में जाता है और हुसैन के चलते जो है वहाँ पर शियाइज़म वहाँ पे आता है, तो वो कितना फ़र्क डालता है ईरान के कल्चर पर? देखिए मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ जी। कि अरब में इस्लाम का उदय हुआ, फिर फैला, फैलते फैलते ईरान गया, जी। तो वहाँ धार्मिक विजय तो प्राप्त कर ली मतलब इस्लाम तो वहाँ आ गया धर्म के रूप, हाँ है? हाँ। लेकिन क्या सांस्कृतिक विजय मिली उसे? सांस्कृतिक विजय तो तब कहेंगे जब अरब की संस्कृति को भी अपना लेते ईरान वाले। यानी मजहब को अपनाया लेकिन अपना कल्चर नहीं छोड़ा, आप ये कह रहे हैं। अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ओके। अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी उन्होंने, हम्म और नहीं छोड़ी तो छोड़ दीजिए आप, हैं? ऐसे शब्द दे दिए उन्होंने कि उन शब्दों के बगैर हमारा ही काम नहीं चलेगा, ठीक बात है। हैं? हाँ। और वो शब्द धार्मिक हैं, जैसे नमाज ईरान क्या अरबी शब्द है? मुझे नहीं पता, आप बताइए। फारसी शब्द है अच्छा। जी, लेकिन नमाज ही तो पढ़ते हैं। अरबी में क्या कहते हैं उसको? सलात। सलात, हाँ। तो कौन कह रहा है कि मैं सलात पढ़ने जा रहा हूँ? हर आदमी कहता है नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज। कौन कहता है सलात का टाइम हो गया है? हाँ, कहते हैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नमाज को तो नहीं बदला उन्होंने, अपने नमाज को सलात नहीं किया उन्होंने। यानी नमाज उनके यहाँ पहले से थी? पहले से थी। अच्छा। तो पहले से था शब्द। हाँ। वो जो इबादत करते थे उसे नमाज करते थे वो। ओके। तो उसको उसे चेंज नहीं किया उन्होंने। हाँ, उसको बदला नहीं उन्होंने। हम्म। रोजा ये क्या है? फारसी है? फारसी है। अच्छा, रोज से रोजा बनाए तो हम ना, जानते नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ हाँ, रोज का मतलब हो तो होता है डे। हाँ। डे माने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय, रोज। हाँ, और रात के लिए शब है। शब है, हाँ। तो रात और दिन को शबो रोज, रात और दिन रोज होता है तमाशा शब रोज। शबो रोज मेरे। तो अब ये रोज का मतलब होता है डे, है ना। तो रोज से नहीं बना है, ये अलग शब्द है रोजा, है ना, जो व्रत। ये वहां से पहले से मौजूद था, है। अब रोजा को अरबी में सौम कहते हैं। अच्छा। तो कौन बोलता है कि हम सौम रख रहे हैं? कोई नहीं, हमने तो नहीं सुना आज तक। आज तक सुना ना कि सौम रख रहे हैं हम, हैं? तो अब बताइए, उन्होंने नमाज नहीं छोड़ा, रोजा नहीं छोड़ा अपना, ज्यों का त्यों रखा। न सिर्फ रखा बल्कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आया सेंट्रल एशिया, हाँ। भारत तक पहुंच गया, बिल्कुल। है। नमाज और रोजा ही प्रचलन में है। अरब के लोग हो सकता है सलात और सौम बोलते हों, लेकिन हम तो नहीं बोलते ना भारत वाले। हम तो नमाज रोजा ही बोलते हैं। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। अच्छा, उन्होंने खुदा नहीं छोड़ा अपना। अच्छा, खुदा भी फारसी है। अच्छा जी, खुदा फारसी है, और अल्लाह अरबी है। इसीलिए खुदा हाफिज से नाराज थे लोग। ये जो खुदा हाफिज, आजकल आपने कई लोगों को सुना होगा कि वो अल्लाह हाफिज करने लगे हैं। हाँ। तो इसके पीछे वही कारण है। अच्छा, हम तो देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ तो खुदा हाफिज था। खुदा हाफिज कहीं नुक्ता भी तो बाद में सीखे हो तो। लेकिन खुदा, तो बिल्कुल। तो अब खुदा, अब देखिए कि अब देखिए खुदा भी खुद से बना है। हाँ। हाँ,
स्वयंभू हाँ है, हाँ हाँ स्वयंभू तो ईश्वर जो स्वयं खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ, हाँ अरे वो खुद ही दूसरी है। अच्छा। वो खुद ही तो है आत्म, हाँ है ना। हाँ 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 उस खुद ही का मतलब होता है आत्म आत्म तत्व, जी। है ना। हाँ, हम्म लेकिन खुदा, हम्म तो खुदा तो अपने देवता को कहते थे वो। अच्छा। हाँ, खुदा तो अपने देवता को कहते थे वो। जो प्री इस्लामिक देवता था इस्लाम के आने से पहले। पहले भाई अच्छा। इस्लाम जब नहीं पहुंचा था तो किसकी पूजा करते थे वो? खुदा की। अच्छा। अब भाई खुदा की तो पूजा करते थे वो, तो खुदा को तो नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, अल्लाह को भी अपनाया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह को नहीं अपनाया। हाँ, हाँ। अल्लाह के तो 99 नाम है अरबी में। अरबी में अल्लाह शब्द के लिए 99 शब्द है। अच्छा हाँ, एक शब्द खुदा जोड़ दीजिए 100 हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन खुदा फारसी है ना, अब खुदा फारसी है। वो एक इसीलिए छोड़ दिया गया था। तो अब पर्शियन जो वाला है, उसमें शामिल अब होगा। किसी ने ये सब ये हमने सुना है, पता नहीं इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि ये एक मूवमेंट चला था पाकिस्तान में कि ये खुदा हाफिज कहना छोड़ो, क्योंकि खुदा जो है ये मूर्ति का प्रतीक है। क्योंकि वो तो मूर्ति पूजक थे, अग्नि पूजक थे, तो वो ईश्वर के लिए तो था नहीं, अल्लाह के लिए तो था नहीं खुदा, देवता के लिए था, इस्तेमाल कर लिया तो इसको खुदा की जगह अल्लाह हाफिज। अब ये भारत में इतना चला कि लोग यहाँ बोलने लगे अल्लाह हाफिज। अच्छा, वो पता नहीं क्यों मुझे अटपटा सा लगता है, आदत में नहीं होता। आदत भी नहीं है। वो फिल्मी गाना याद कीजिए, हाफिज खुदा तुम्हारा, आप कैसे बदल देंगे उसको आप? बिल्कुल। हाँ, तो ये खुदा हाफिज जो खूबसूरती है, अब हाफिज तो अरबी है, हाँ, और खुदा फारसी है। तो अब देखिए, नमाज, रोज़ा, खुदा, ये 3 शब्दों पर ही देख लीजिए आप, ये धार्मिक शब्दावली, तीनों पर्शियन। हाँ, लेकिन वो हम अपनाए हुए हैं। तो अब इससे अनुमान लगाइए आप कि कितना गहरा रिश्ता है, रहा है। और ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है जी। और जो आप बात कर रहे थे कि रूमी वगैरह की, तो आप बताइए कि फारसी में जो शायरी है, जो पोइट्री है, रूमी तो हैं और हाफिज बहुत बड़े शायर। उनकी तो कब्र भी इंडिया में ही है। जहाँ पुस्तक मेला लगता है उसके सामने वाले उसमें गया हूँ। तो गज़ल को बताइए ऊंचाई किसने दी? अब देखिए, अब ये भी एक बहुत ही मज़ेदार बात है, ये गज़ल पैदा कहाँ हुई? अरब में। गज़ल की जो पैदाइश है वो अरब की है। अच्छा। हाँ, लेकिन विकास कहाँ होता है उसका? पर्शिया, ईरान में। हाँ, तो गज़ल पैदा अरब में है ना। गज़ल शब्द अरबी का है। और पहला शायर गज़ल का, उसका नाम था इम्रुल कैस। अच्छा। हाँ, तो अब इसका इतिहास ये है कि अच्छा, अरब में ये भी बहुत एक अजीब किस्से हैं, अजीब मतलब है कि इस्लाम से पूर्व का जो अरब है, उसको कहा गया है ज़माना जाहिलिया। लोग सोचते हैं कि जाहिलों का ज़माना है, जी ये नहीं है। इतिहास की भाषा में उसका मतलब है डार्क एज, अंधकार युग। हाँ, इस्लाम के बाद फिर जो है प्रकाश आता है, मानते हैं वो। हाँ, लेकिन अगर आप प्री इस्लामिक अरबिक पोइट्री को देखिए आप, तो इतनी ज़बरदस्त पोइट्री वहाँ हुई है। अगर वहाँ ज्ञान नहीं था तो इतनी अच्छी पोइट्री कैसे हो गई? मुतनब्बी जैसा शायर अरब में कैसे हो गया? हाँ, तो अच्छा, अरब की जो शायरी थी उसमें वो कसीदे बहुत ही प्रसिद्ध थे। हाँ, तारीफें जो होती हैं। हाँ, कसीदा। तो जो कि कबायली समाज था, कबीले थे, हाँ, उनमें आपस में लड़ाई झगड़े आए दिन हुआ करते थे।
तो हमारे देश में भी राजस्थान वगैरह में वीर गाथा काल वीर जिसको कहा गाथा जाता काल है। जिसे कहते हाँ, हैं। तो जब युद्ध होते थे तो वहाँ कवि भी होते थे, हाँ, हाँ, कवि भी जाते थे वो, हैं, और अपने अपने वीरों को बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए वहीं पर काव्य रचना करके वो उत्साहवर्धन करते थे। जी। तो ये वहाँ भी था, इसलिए कसीदा कहते थे उसको। हम्म। तो कसीदे प्रायः वहाँ कसीदे होते थे, जिसमें तारीफ ही होती थी, जाहिर है। हाँ। तारीफ होती थी। अब इमरुल कैस ने भी कसीदा ही करता था, लिखता था। लिखता क्या था, कहता था। कहते थे, हाँ, उस जमाने में तो सब कोई कहते लिखने थे। का तो ट्रेडिशन ही नहीं जी। था। वो कुछ कसीदे ऐसे कहे उसने जिनका संबंध इश्क से था, क्योंकि खुद इश्क में फंस चुका था वो। हाँ जी। जब खुद इश्क में फंस गया, जब वो तो दिल से आ गया। हाँ, अनीसा नाम की एक लड़की से उसको इश्क हो जाता है, तो वो कसीदे, तो वहाँ बाकायदे जैसे मुशायरा होता है ना। ये कब की बात होगी? 11वीं 12वीं सदी की? हाँ, ना, ये इस्लाम से पहले की बात है ये जी। तो इस्लाम तो आया 6वीं शताब्दी में। अच्छा जी। अच्छा, 6वीं शताब्दी में इस्लाम तो 6वीं शताब्दी में आया है ना। 1400 साल। तो अब आप सोचिए, ये तीसरी चौथी तो अब ये मुशायरा आप क्या समझते हैं, यहाँ की ट्रेडिशन है, ये अरब का ट्रेडिशन है। अच्छा। हाँ, कि वहाँ जुटते थे शाम को तमाम शायर। हाँ, और मक्का के चौराहे मशहूर थे इसके लिए, वहाँ जुटते थे, आप खूब शेर व शायरी अपनी सुनाते थे सब। तो ये अड्डेबाजी जिसको। हाँ, तो वहाँ शेर शायरी होती थी। हाँ। तो अब ये इमरुल कैस ने जब वो कसीदे सुनाने शुरू किए, इश्क वाले, हाँ। तो लोग हंसने लगे, हाँ। क्योंकि वो तो वीरों की, बहादुरों की तारीफ होती थी ना। थोड़ा बायसे शर्म रहा होगा। और इनका तो साहब बाल का वर्णन और इसका वर्णन है उसका मुझे मालूम था, तो मैं कोई शेर याद करके आता अरबी का, तो जिसमें वो वर्णन किया है उसने, बहुत अच्छा शेर है वो, याद नहीं है, अरबी में है। तो जब उस तरह के शेर पढ़े तो हाँ, तो मजाक में ये शब्द दिया गया था कि ये शायरी है, तुम तो गज़ल कर रहे हो। अच्छा। तुम तो गज़ल का कह रहे हो, गज़ल कर रहे हो। गज़ल का मानी क्या हुआ? प्रेमालाप। अच्छा, ओके। प्रेमालाप। हाँ, प्रेम मोहब्बत की बातें। जी जी। तो भाई का ये कोई शायरी है? हाँ। ये तो गज़ल है। हाँ। अब गज़ल को मजाक में निकला हुआ शब्द, बताइए, इतनी बड़ी काव्य विधा बन जाएगी, ये किसने सोचा था? कमाल की बात। हाँ, लेकिन इस्लाम आ गया। इस्लाम आते ही शायरी वगैरह जो है बैन हो गई, पीछे हो गई। हाँ, अब ईरान में इस्लाम तो पहुंचा ही, यहाँ की शायरी भी पहुंच गई, अब गज़ल भी पहुंच। अच्छा, अब तक इमरुल कैस के बाद कुछ और लोग भी अब गज़लें कहने लगे, कुछ हिम्मत बढ़ गई लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। अब हिम्मत बढ़ी तो ऐसा नहीं है वो अकेला शायर था, और शायर भी अरब में पैदा हो गए जी। हाँ, मतलब 6वीं शताब्दी तक आते आते, 5वीं 6वीं शताब्दी तक आते आते और शायर भी आ गए, और सब गज़लें कहने लगे। तो छंद भी बने उनके। अब उनके छंद बने जो कसीदे से अलग हैं, है ना। और बहर का तो मामला बना। बहर वही है, बहर मतलब छंद, वही बहर का मामला बना। और बहर अरबी शब्द है, और करीब 12 बहर वहाँ बने। अच्छा। हाँ, जहाँ तक अभी मुझे याद आ रहा है। हाँ, और वही बहर वहाँ ईरान पहुँच गया था, है ना। और ईरान में जाकर, भाई आज अरबी गज़ल की कोई बात करता है? नहीं, कोई नहीं करता। गज़ल पर पीएचडी कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, वहाँ उल्लेख तो करते हैं कि गज़ल का जन्म अरब में हुआ, लेकिन कोई उनके शायरों के नाम तक नहीं बताता। पर्शियन शायरों, पहले शायर का नाम भी नहीं बताता, खाली ये जन्म हुआ, उसके बाद ये करते करते फिर सीधे ईरान का कुछ नाम। क्योंकि विकास जो हुआ, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो जाकर वहाँ पर्शियन होता है। हाँ, और हाफिज सबसे बड़ा शायर होता है, गज़ल का सबसे बड़ा शायर जो है। भाई रूमी तो सूफियाना कलाम है उनके।
लेकिन हाफिज की तो शायरी है बिल्कुल। शायरी गज़ल साहब तो अपनी गज़लों के लिए मशहूर थे ना। जी। हाँ, तो अब सोचिए कि अब वो वही गज़ल फिर ईरान से चलते हुए सेंट्रल एशिया होते हुए हिंदुस्तान हाँ आती है। हिंदुस्तान आ जाती है। हम्म, हाँ, और फिर उसी गज़ल से फिर उर्दू में आ जाती है वो, और उर्दू से फिर अब हिंदी में तक आ आती गई। है, बिल्कुल, एक हाँ, से एक, हाँ। और हिंदी ही नहीं, अब तो तमाम भारतीय भाषाओं में गज़लें। हमारे आदरणीय थे जहीर कुरैशी साहब, वहाँ ग्वालियर के, वो हिंदी गजल कहते थे। बताइए। और भी बहुत सारे लोग अरे थे, बहुत उसके सारे, लोग दुष्यंत दुष्यंत, हाँ। दुष्यंत ने तो मशहूरी कर दिया। मशहूरी कर दिया, हाँ, बिल्कुल। अब तो साहब अंग्रेजी में गज़लें लिखी जाने लगी, है ना। हाँ, ठीक बात है। हाँ, सोचिए, और बाकायदे बहर में लिख रहे हैं लोग। हाँ, तो तो आप देखिए कि ये जो सांस्कृतिक जो यात्रा है वो कितनी लंबी है और कितने पहलू हैं इसके, कितने। हाँ, इन सब पर आप ध्यान दीजिए आप। अच्छा, भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि यहाँ जितने मुसलमान हैं सब पहले हिंदू थे, सब कन्वर्टेड हैं, तो ये सब पर्शियन कनेक्शन वगैरह की सब बेकार की बात है, यहीं का कल्चर है, नकल कर रहे हैं। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे जब सवाल आते हैं तो उन पे क्या कहना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। क्योंकि एक फैक्ट तो है कि कन्वर्जन हुआ था, इससे तो कोई दो राय नहीं है, कन्वर्जन हुआ था, लेकिन क्या वही अकेला एक फैक्ट है? देखिए ऐसा है, इसमें बोल चुका हूँ, बल्कि एक साहब नाराज़ भी बहुत हो गए थे मुझसे। जर्मनी, नहीं, हमारे यहाँ नाराज जर्मनी हो जाए कोई नहीं, नाराज। जर्मनी में के हुआ था कि, और तो उसी घटना ने मुझे प्रेरित किया उपन्यास लिखने का। कौन सा? कुठाओं। कुठाओं, हाँ जी जी। कुठाओं जो मेरा उपन्यास है, तो लोग पूछते हैं कि ये प्रेरणा ये कहाँ से मिली है। मैंने कहा जानता तो था मैं, लेकिन उपन्यास लिखूंगा ये नहीं सोचा था। प्रेरणा मुझे वहाँ जर्मनी में हुआ ये। तब तो हम लोगों को उनकी नाराज़गी का शुक्रिया कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल उनका शुक्रिया कहना चाहिए जी। तो वहाँ मुझे ये बुलाया गया था, भारतीय उपन्यासों पर वहाँ 10 दिन का एक कार्यक्रम था। अच्छा, कहाँ पे? जर्मनी में? हाइडेलबर्ग में? नहीं, हाँ। ये वहाँ हुआ था, अरे भाई, अरे एक शहर है साउथ में। चलिए, याद आ जाएगा होगा कोई। हाँ हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत शहर है। अभी याद आ जाएगा। हाँ, याद आ जाए। ये आए थे हमारे जो मित्र हैं, जो वहाँ पर आए थे रेडियो से वो कवर करने के लिए। उज्जवल भट्टाचार्य जी। हाँ, उज्जवल भट्टाचार्य। हाँ, उज्जवल भट्टाचार्य जी जी। हाँ जी। तो बॉन में हुआ होगा। हाँ, बॉन में? नहीं, बॉन में नहीं हुआ था। चलिए, जहाँ भी हुआ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो वहाँ पर मुझे एक सेशन में इंडियन मुस्लिम सोसाइटी पर बोलना था। तो जाहिर है वहाँ तो इन राइटिंग होता है, ऐसे थोड़ा सा ज़बानी आप भाषण दीजिए। हाँ, चाहे जितनी देर बोलते रहिए, पेपर सबमिट हुआ होगा, सब कुछ होगा। पेपर सबमिट होता है। उसमें मैंने ये कह दिया कि भारत का जो मुस्लिम समाज है वो लगभग हिंदू समाज जैसा ही है। हाँ, क्योंकि 98% भारतीय मुसलमान जो हैं वो भारत के ही हैं, वो भारतीय ही हैं। हाँ, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पैदा हुए। और तो इसलिए उन्होंने धार्मिक चीज़ें तो ले ली, नमाज पढ़ने लगे, रोज़ा रखने लगे वगैरह। हाँ, कुरान भी पढ़ लेते हैं कुछ लोग, जानते उनते नहीं। हाँ, अरबी में कुरान है, कौन जानता? सही बात है, जिसको अरबी नहीं आती कहाँ। लेकिन अगर आप उनके रीति रिवाजों को देखें, शादी कोई ली तो निकाह सिर्फ उन्होंने ले लिया इस्लाम से, बाकी उनके और रीति रिवाज देखिए आप, वो सब उसी तरह से होते हैं। हाँ, जैसे दूसरे घरों में होते हैं। हाँ, तो वही पर्शिया वाला मामला कि कल्चर बना के रखा अपना। अब हाँ, बस अपने भारतीय संस्कृति ही है कि नहीं? खासतौर से गाँव में आप तो गाँव को देखा है। अभी तो शुद्धिकरण तो चल रहा है, हाँ? दोनों तरफ चल रहा है शुद्धिकरण। तो वहाँ जब एक साहब वहाँ जो बैठे हुए थे ऑडियंस में, वो नाराज़ हो गए। वो भारतीय थे और वो क्वेश्चन आंसर का सेशन आया तो वो खड़े हो गए और नारा गुस्सा हो गया था कि मैं तो असली सैयद हूँ साहब, मैं तो बाहर से ही हमारा
ख़ानदान आया है, वो असली सैयद है। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नाराज़ क्यों होते हैं, मैंने 100% तो नहीं कहा है, 2% छोड़ दिए। तो जो 2% छोड़ दिया उसमें रख लीजिए अपने को, हमने कहाँ मना किया। हाँ, कहिए तो 98 को और कम कर देते हैं, 95 कर देते हैं। 90 कुछ कर देते हैं, ठीक है ना, उसमें रख लीजिए। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि नहीं सारे के सारे हैं। तो ये चूँकि यह बात तो है कि ज़्यादातर यहीं के लोग हैं। हाँ, हम खुद, जब मैं तो खुद मुझे लगता है कि मेरे पूर्वज हिंदू रहे होंगे। हाँ, क्योंकि तमाम मुस्लिम घरों में आप देखिए शादी ब्याह तमाम अवसरों पर जो लोकगीत वगैरह गाए जाते हैं, हाँ, हालांकि अब तो ख़त्म हो रहे हैं, अब तो ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल, वो लगभग समान है। अच्छा, हाँ, लगभग समान है। बस एक अंतर ये पाएंगे कि साहब वो हिंदू परिवारों में अगर वो गाने के अंतरे वगैरह में रामा कहीं आता है कि यहाँ अल्लाह आ जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा बस, और बाकी गाने जो कि तो हैं। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि भले बाहर से आए हों, यहाँ रहते रहते हाँ, वो चीज़ें कोऑप्ट हो गई हों। ये दोनों हुआ है। देखिए दोनों हुआ है, जिसको कहते हैं आदान प्रदान। वही वो हर जगह होता है, आदान प्रदान हर जगह होता है ना, कि कुछ अपना देते हैं, वहाँ से हम लेते हैं और कुछ हमने ले लिया और कुछ सिखा दिया और कुछ हमने वहाँ दे दिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब मैं देवरिया में था तो होली जिस तरह से मनती थी, तो होली की शाम अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ईद मन रही है। हाँ, क्योंकि वही सफ़ेद कुर्ता, वही सफ़ेद पजामा और वही 3 बार गले मिलना। हाँ, एक बार बाएं, एक बार दाएं, फिर बाएं पे ख़त्म करना, ये। और यही ईद में होता था, भाई नमाज छोड़ दीजिए, उसके बाद तो गले मिलने का ही होता था और सफ़ेद कुर्ते पजामे का होता था। बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि ये हिंदुओं ने वहाँ से सीखा हो। हाँ, तो एक लंबा कल्चरल जो है वो आदान प्रदान तो हुआ ही होगा। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और ये जो सेंट्रल एशिया से जो आए हैं मुग़ल, जो मुग़ल आए वो तो सेंट्रल एशिया से आए जी। लेकिन ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं ना, इनके संबंध ईरान से थे, इनके संबंध ईरान से थे, है ना, कि इसीलिए उनकी 2 भाषाएं थी। हाँ, पर्शियन भी बोलते थे और तुर्की भी, तुर्की भी बोलते थे। हाँ, तुर्की भी बोलते थे। हाँ, और मुगल दरबार में ये ग्रुप्स भी थे, तुर्कियों का ग्रुप था, ईरानियों का ग्रुप था, पुरानी ईरानी बोलते थे, ये बोलते थे, है ना। पता चला किसी के बाप जो है तो तुर्की तुर्क है और माँ जो है पर्शियन है। तो ये ईरान से बहुत बड़ा संबंध था, है ना। तो इसलिए वो जो आए हैं तो एक जो संस्कृति लेकर आए हैं, कल्चरल संस्कृति लेकर आए हैं, वो ईरान से मिला जुला संस्कृति है, वो लेकर आए हैं वो। हाँ, तो वो यहाँ फैली है, और फिर यहाँ से वो वहाँ भी गई है, क्योंकि कुछ लोग आए हैं लौट गए हैं, बिल्कुल। हाँ? या यहाँ से लड़कियां ले गए शादी करने के लिए, ले गए। जैसे अरब वर्ल्ड में खासतौर पे ओमान वगैरह का खान पान मैंने देखा, वो इतना हिंदुस्तानी लगता है, इतना बिल्कुल लगता है, क्योंकि हैदराबाद से तो बेग में ले गए हैं, तो वो अपने ही हाथ से खाना बनाएंगे। कहेंगे मद्दी, लेकिन है तो बिरयानी, बिल्कुल ज्यादा फर्क तो है नहीं वो। जी, नहीं, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी किया है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ आए तो यहाँ शादियाँ की हैं उन्होंने, बिल्कुल, भारतीय स्त्रियों से में तो की। भाई विलियम डाल्टन ने अभी जो किताब व्हाइट मुगल्स नाम से जो किताब लिखी है, उसमें यही सब है कि कैसे मुगल बन गए वो, जो व्हाइट थे ब्रिटिश रूलिंग क्लास का उन्होंने अपना लिया शुरू में। तो कपड़े उपड़े सब 1857 के पहले तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे। तो इस तरह से तो इसलिए ये जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है ना, इसको लोग कहते हैं संस्कृतियाँ आपस में लड़ती नहीं देखी। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि संस्कृतियाँ आपस में युद्ध नहीं करती, संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं, जैसे नदियाँ आपस में मिलती हैं, सत्ताएं युद्ध करती हैं, है ना। हुक्मरान लड़ते हैं, हाँ, हुक्मरान लड़ते हैं, बिल्कुल। संस्कृतियाँ नहीं लड़ती, आवाम भी एडजस्ट करना जानती है, हाँ, कर लेती है बड़े आराम से, बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक कहानी का जिक्र मैं कर ही रहा था, अब जब उस कहानी जब से जिक्र कर दिया ज़्यादा घूमने लगी है दिमाग में, बहुत दिनों पहले पढ़ी हुई थी। तो उस कहानी में आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से उठाया कि मुस्लिम टीचर है जो उसको शिक्षा देता है और शिक्षा लेने वाला हिंदू है, और उस ज़माने में मोबाइल होते नहीं थे, तो वो उसके शहर में घूमते हुए उसके घर पहुंच जाता है, घर पहुंचता है तो बगल में एक ब्राह्मण पड़ोसिन है,
तो वो पड़ोसी का धर्म निभाती हैं, पानी पिलाती हैं, आराम कराती हैं, रात में खाना खिलाती हैं। अचानक धर्म बीच में आ जाता है, पूछ लेती हैं और ये उतनी ही मासूमियत से कह देते हैं मैं तो मुसलमान हूँ। तो इसका मतलब एक कि जो मोदी जी कहते हैं कपड़े देख के पहचान लेंगे, तो उनको कपड़े देख के नहीं पहचाना जा सकता था। और दूसरा ये कि ये कहते ही सब बदल जाता है, गिलास बदल जाता है, ये वो। एक तो ये कहानी आपकी, और दूसरा आज का समय, क्योंकि ये कहानी जब लिखी गई तो आज का समय नहीं था, जिसको हम लोग कहते हैं सेकुलर भारत वाला दौर था, है ना। ये कहानी मुझे लगता है 30-35 साल पुरानी तो है ही, कम से कम, है ना। तो वो दौर था जब सेकुलर हिंदुस्तान वाला दौर था, जब हिंदू मुसलमान इतना नाटक नहीं, उस पर भी आएंगे। उस दौर में भी ये अनुभव था, और ये आपका अकेले का अनुभव नहीं है, ये अनुभव आम थे। बिल्कुल। तो एक वो दौर था जिसमें गिलासों की दिक्कत थी, लेकिन मनुष्यता इतनी बची थी कि उसके बावजूद घर से निकलने के लिए नहीं कहा जाता है। और एक ये दौर आया है, दौर वो भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, जहाँ धर्म देख के गिलास बदल दी जाती है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, मतलब उसको जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, क्योंकि ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, जैसा भी हूँ ब्राह्मण हूँ, जैसे आप मुसलमान हैं वैसा मैं ब्राह्मण हूँ। कितना बदला है और कितना वैसे ही है, क्योंकि हमेशा कहा जाता 2014 के बाद हो गया, और मेरा अपना मानना है कि 2014 के बाद नहीं हो गया, था पहले भी। दबा छुपा जो था वो खुल के आ गया, सोशल मीडिया आ गया, सरकारें ऐसी आ गई। आपने वो पूरा दौर देखा है, मतलब मेरी पैदाइश से जिस समय हुई है तो उस समय आप जवान बाकायदा हो चुके थे, तो वो पूरा दौर आज़ादी के बाद का आपने देखा है। मैं इसके बाद वही उन 3 किताबों की बात करूंगा आज़ादी के दौर पे, लेकिन पहले उस पूरे दौर में आप क्या ठहरा हुआ देख रहे हैं, क्या बदला हुआ देख रहे हैं, और गड़बड़ कहाँ हो गई? देखिए, ऐसा है कि इसको मैंने कई बार ये बात कही है और अपने मेरी रचनाओं में भी है, लगातार है, बल्कि एक तो उपन्यास ही पूरा है इसी विषय पर ही, अपवित्र आख्यान जो मेरा उपन्यास है, कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो संबंध इस देश में रहे हैं, लेकिन वो उसी सेकुलर दौर का है कि जो संबंध रहे हैं उन पर वो संबंध और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। अब बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देखिए, पहले क्या था कि जैसा कि आप कह रहे थे ना कि गिलास बदल दिया, अब शायद वो जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। वही मतलब, अब जो है पहले क्या था कि जो बाहरी स्तर पर ही भेदभाव था, अंदर नहीं था, अंदर नहीं था, बाहर था। यानी भाई मुसलमान है, ठीक है, भाई उसको उस बर्तन में खाना नहीं खिलाएंगे। बड़े घरों में पूंजी जमींदार वगैरह होते थे, तो उनके संबंध मुसलमान जमींदारों से भी होते थे, तो उनके लिए तो बर्तन तक रखते थे वो, और कायदे का बर्तन, और कायदे का बर्तन मैं जानता हूँ, है ना, ये होता था, है ना जी। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, मतलब चीनी मिट्टी का पूरा सेट रखा जाता पूरा था। अच्छा, पानी मुसलमान है और चुल्लू पिला देंगे, मतलब गिलास नहीं देंगे, इस तरह का था। तो छुआछूत ये सब चीज़ें थीं, लेकिन अंदर जो है वह प्रेम था, अंदर जो है वो कोई भेदभाव नहीं था, सारा भेदभाव बाहरी था, अंदर नहीं था साहब। दोनों तरफ से, दोनों तरफ अंदर भेदभाव नहीं था। तब दंगे क्यों होते थे? दंगे तब भी होते थे, हाँ, बावजूद से दंगे भी होते थे, कितने दिन से होते थे, है ना, 10 दिन 15 दिन। सबसे बड़ा दंगा बिहार में भागलपुर में जो हुआ था, जो महीनों चला था, कई गांवों तक फैल गया था। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता था। मैंने दंगे देखे हैं, दंगों के दौर से गुजरा हूँ मैं जी, बिल्कुल। हाँ, मेरे छत पर किस तरह योजनाएं बनती थी, बनारस में किराए के मकान में रहते थे हम, दंगा बनारस का भी देखा है हमने, इलाहाबाद का भी देखा है। इन सब चीज़ों के बावजूद फिर सब कुछ पटरी पर लौट आता था, है ना, सब पटरी पर लौट आता था। अब मैं बताऊं कि मैं अब एक उपन्यास का जिक्र अभी कर रहा था थोड़ी देर पहले, मुखड़ा क्या देखे, जिसमें कि वो भी वो शुरू ही होता है ब्राह्मण परिवार के विवाह से। तो वो एक घटना है, तो वो बल्कि किसी ने कहा कि ऐसा नहीं, ये झूठी बात है। मैंने कहा नहीं, ये सच्ची घटना है, ये हमारे गांव की घटना है। देखिए
कि बेटी का विवाह हो रहा है मुसलमान के यहाँ, है बेटी की शादी हो रही। गांव में ये था कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान जी, शादी में दावत सबको जाती थी, हाँ ये तो है, निमंत्रण सबको जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, मोहल्लादारी जो थी वो है। खाना भले अलग खिलाया जाता हो, है? 5 जिसको कहते थे, 5 अलग बैठे 5 थे। अलग, हाँ, मतलब ठीक है, हाँ, 5 अलग होगी, हाँ ठीक है। लेकिन पूरे गांव को निमंत्रण भेजा जाता था। तो एक मुसलमान की यहाँ शादी होती है, ये सच्ची घटना है हमारे गांव की। तो एक ब्राह्मण परिवार है, उससे कुछ झगड़ा हो गया है, बोलचाल बंद है, कुछ ये है, उस घर में दावत नहीं दी जाती। अच्छा, अब देखिए, निमंत्रण नहीं भेजा जाता जी अच्छा, अब जाहिर है कि आम तो शादियाँ रात में होती थी, जी जी, बारात आई, रात में शादी उदी हुई, रात में रहे, अगले दिन विदाई होती थी। तो जिस दिन विदाई होती थी तो उस दिन जिसको हिंदी में हम दहेज कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में दहेज है, और फारसी में क्या है, जहेज। जहेज है, हाँ। अब जहेज और दहेज में क्या फ़र्क है, भैया? फर्क नहीं। तो ये होता था। तो और एक तरह से कन्यादान का वो एक तरह से है शुरू, लेकिन कन्यादान का अर्थ अब दूसरा हो गया है, मतलब संस्कृत में दूसरा अर्थ है उसका, कन्यादान का। हाँ, उस पर नहीं जाते हम। तो बाकायदे वो क्या होता था कि एक लड़का जो है, कोई जिम्मेदारी होती थी, बैठ जाता था कॉपी और कलम हाँ, लेकर। मैं खुद बैठा। अच्छा, और लिखा जाता था, हाँ, मतलब किसने कितना दिया किसने वाला। 1 रुपया दिया, 2 रुपया, हाँ, हाँ, किसने कितना दिया। 21-11 हमारे जमाने में था। हाँ, लेकिन अब उस जमाने में 1 रुपया, 2 न्योता कहा रुपया, जाता था हाँ, 5 रुपया से ज़्यादा नहीं था, मतलब ऐसे था, न्योता कहा जाता था। न्योता, है ना। अच्छा, वो दिया जाता था। हम्म, अच्छा, वो लिखा क्यों जाता था वो? ताकि वही वापस किया जाएगा। नहीं, याद रहे। हाँ, किसने कितना दिया है। हाँ, नहीं तो वो होता क्या था ना कि उसके यहाँ जब होगा तो उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते थे कि अच्छा, हमारे यहाँ तो ये 2 रुपया दिया था, तो हम इसको 2.5 रुपये देंगे। अच्छा, हाँ, कम नहीं देंगे, हाँ, हाँ, हाँ। या तो बराबर देंगे, अगर हैसियत से थोड़ा बढ़ा के देंगे 12, तो वो भी। तो अब लिखवाते थे, वो लिख रहा था। तब उस ब्राह्मण के घर से एक आता है जवान लड़का, और 5 रुपए का एक नोट निकालता है, और उस लड़के से कहता है कि भैया न्योता तो हमें ना ही मिला अब्बा, हाँ, लेकिन बिटिया का ब्याह है। तो कहता है कि बेटा सिर्फ अपने बाप का होता है, बिटिया पूरे गांव की होती है। हाँ, बिल्कुल, हमारा ये ले लो, लिख लो। ये था। हाँ, अब देखिए कहाँ गई शत्रुता, खत्म। हाँ, तो मेरी माँ जी की मध्य प्रदेश की थी, मेरी माँ पूरे गांव की बेटी थी, मैं पूरे गांव भर के मर्दों को मामा कहता था। जिस तरह से खाना बनता था शादियों में, किसी के यहाँ से तसला आ रहा है, किसी के यहाँ से बारात आ रही है, सबको मालूम था किसके यहाँ क्या होता है। चारपाइयाँ तक आती थी, चारपाइयाँ तक आती नहीं, मेहमान के आने पर, अगर आपके घर मेहमान आ गया, चारपाई नहीं है, बिल्कुल, तो पड़ोस सब चारपाई मांग कर लाते थे। बिल्कुल, हाँ, तो वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि जो भेदभाव था वो सिर्फ बाहर का था, है ना, अंदर पहुंचा कैसे? अंदर ये पहुंचा इंजेक्शन से। इसलिए जो इंजेक्शन जो है ना, है, टैबलेट तो दिखता है ना, क्या, हाँ, आप चाहें तो खाएं, चाहें तो ना खाएं, है, और क्या खा रहे हैं पता, टैबलेट आपके सामने है, क्या खा रहे हैं और क्या है आपको नाम भी पता है उसका, जी जी, इसका क्या हो सकता है, पढ़े लिखे हो तो ये भी पता हो कि क्या प्रभाव हो, है, लेकिन इंजेक्शन का क्या पता, वो तो अंदर भरा हुआ है, और लगा दीजिए किसी को, वो क्या करेगा अंदर जाकर, ये किसी को नहीं पता, उसको भी नहीं पता जिसको लगाया जा रहा है। तो जब से ये इंजेक्शन का आविष्कार हो गया ना, धार्मिक इंजेक्शन का, ये दोनों तरफ है कि एक ही ये तरफ नफरत का इंजेक्शन, ये दोनों तरफ है कि एक ही तरफ है? शुरू तो एक तरफ से होता है, देखिए, हमेशा बिल्कुल, हमेशा शुरू एक तरफ से होता है। पहले क्रिया होती है, फिर प्रतिक्रिया होती है। ठीक बात है कि नहीं? एकदम ठीक बात है ना? और मेजॉरिटी पहले, भाई हम दोनों
अगर हम दोनों के बीच प्रेम भी होगा तो पहले शुरू में एक ही तरफ से होगा। हाँ, एक हाथ पहले बढ़ेगा, दूसरा तब बढ़ाएगा, तब उसको दूसरा बढ़ाएगा। हम हाथ बढ़ाएंगे तभी ना आप दूसरा हाथ मिलाएंगे। बिल्कुल, हम ऐसे खड़े रहेंगे तो आप तब भी आपको ही मिलाना कोई एक पड़ेगा, आदमी एक तो बढ़ाएगा। मिलाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत तो एक ही तरफ से होता है, चाहे हाथ मिलाने की हो, चाहे थप्पड़ चाहे मारने चाहे की चाहे चाहे जो है ना। तो ये जब से इंजेक्शन देना शुरू हुआ है ना, इंजेक्ट कर दिया गया, तो भीतर गया ना, इंजेक्शन तो का असर तो भीतर चला गया। हाँ, तो अब बाहर दिखे या न दिखे, भीतर दिख रहा है, भीतर भर गया। बल्कि बाहर नाटक है, भीतर बाहर असलियत नाटक है, भीतर असलियत है। बाहर नाटक है ना, भीतर असलियत है। हमारे पिताजी कहा करते थे कई बार, हाँ। और उस समय अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ, हाँ कहते थे कि हमारे ज़माने में गिलास अलग थे, हाँ लेकिन हम चाकू नहीं मारते थे, बिल्कुल और आज के ज़माने में गिलास एक हो गया, लेकिन लोग चाकू मार रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। आज होटल में सब बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं, हाँ, हम बाहर निकल के मार दे रहे हैं। बाहर निकल कर जो मार दे रहे हैं, है कि नहीं। यानी आज भेदभाव बाहर वाला खत्म हो गया है लगभग, है ना। छुआछूत भी नहीं रहा हाँ, उस तरह से जैसे पहले था। हाँ, आप कोई बर्दाश्त भी नहीं है करेगा। ना। अब जिस गिलास में हम पानी पी रहे हैं उसी तरह के गिलास में अभी पानी पी रहे हैं, अलग अलग गिलास नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। है कि नहीं। हाँ, एकदम। तो है, लेकिन क्या है कि अब जब मिले, अब जब देखिए, अब वो उपन्यास में अपवित्र आख्यान आप पढ़िएगा जी जी। कि जैसे मान लीजिए इसकी शुरुआत जैसे कि हुआ, कि ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद हुआ है जो आप कह रहे हैं, कि पहले ये था हो चुका था। धीरे 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 ये बढ़ रहा था जी। और ये बढ़ना शुरू हुआ है 67 के बाद। कोई खास घटना 67 का एक क्या चुनाव याद है आपको? ये मुझे कहाँ से याद होगा, मैं तो 75 में पैदा हुआ हूँ, 75 इतिहास पढ़ा है उसका। अच्छा जी। लेकिन ये तो आप जानते होंगे कि जो पार्टी थी जनसंघ, जी। जिसका नाम जो आज बीजेपी बन गई है, जिससे बीजेपी बन गई है, जी। उसके कुल कितने सांसद होते थे पहले? 3-4। 4। हाँ 4, 3-4 नहीं, 4। हाँ। 4 सांसद ही हुए। नेहरू जी आज़ादी के बाद से लेकर 67 तक, है ना भाई। उसके बाद कुछ दिन के लिए लाल बहादुर शास्त्री रहे, चंद दिन के बाद उनकी इंदिरा जी आ गई। इंदिरा जी आ गई। तो 67 में इलेक्शन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है कि इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था मैं। अच्छा। 67 67 में पहली बार मैंने उभार देखा इस पार्टी का, जनसंघ का। जनसंघ का, जी। कि 4 की जगह, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा, आप तो हिस्ट्री बहुत पढ़ते रहते हैं, 84 सांसद। अच्छा, जनसंघ के जनसंघ इतने आए थे 67 में? उस साल। अच्छा। तब से बढ़ है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भी उस समय की सरकार ही तो होगी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज जो ये कहा जा रहा है ना कि हिंदुत्व और हिंदू कार्ड खेलना, ये तो ये खेलना तो शुरू हो चुका था, है कि नहीं। और जाहिर जब ये होगा तो इसका प्रभाव जो है समाज पर पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। अब जैसे मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको, वो अपने उपन्यास में मैंने उदाहरण दिए हैं, और कुछ तो घटनाएं घटी हैं जो मेरे सामने की। जैसे मान लीजिए हम इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब 5 लोग हैं यहाँ पर और 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक आदमी चुप बैठा हुआ है। हाँ, चारों लोग मान लीजिए हिंदू हैं और आपस में बात कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में। हाँ, तो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, ये है वो है। हाँ, अब 5वां आदमी चुप है, वो तो मुसलमान है। अब
उसको वो धीरे सुनते सुनते वो उसको अटपटा लगने लगता है, कुछ असुरक्षा भी महसूस होगी। असहज महसूस करने लगता है। तो वो बोल पड़ता है अचानक कि अरे भाई साहब मैं भी मुसलमान ही हूँ। तो अचानक बदल जाते हैं, कहते हैं अरे जी आपके लिए थोड़े कह रहे हैं, अरे आप जैसे भले लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। फिर किस्सा सुनाने लगेंगे, अरे मेरे पिताजी के तो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक खान साहब हुआ करते थे। अब फौरन जो है वो फौरन बदल गए, विषय बदल गए। ठीक यही स्थिति होती थी मुसलमान जब बात करते थे। चाहे मुसलमान बात कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ एक हिंदू बैठा हुआ है चुपचाप। उसके मुंह से निकल गई वही बात, तो अब हिंदुओं की तारीफ शुरू हो गई। ये बदलाव देखा है मैंने, ये होते हुए। हाँ, ये सब देखे, हमने भी देखा है, ये देखा है ना, खूब देखा है। हाँ, हमने तो एक्टिंग की और देखा है, देखा है? मतलब मुसलमान बन के देखा है। हाँ। तो अब आप सोचिए कि ये सब जो इस तरह की जो बदलाव है, और ये जाति में भी होता है। जाति में 3 पंडित जी लोग बैठे हैं और शुरू हो जाते हैं आपस में। हाँ? और अगर सामने वाला दलित मिल गया, अरे हमारे घर में ये सब नहीं माना जाता है, हम लोग ये सब नहीं मानते। नहीं मानते। तो ये तो होता है नाटक। और ये जो 4 से 84 वाली बात बताई थी मैंने, दरअसल क्या हुआ था कि एक घटना घटी थी उस ज़माने में कि इंदिरा गांधी जब गई थी वहाँ पुरी, जगन्नाथपुरी, तो मंदिर में उनको प्रवेश नहीं होने दिया था, गया था। अच्छा, महिला होने के नाते? महिला होने के नाते कहा कि स्त्री का धर्म जो है विवाह के बाद बदल जाता है, पति के अनुसार हो जाता है। पारसी हो गई। फिरोज को लोग पारसी जानते ही नहीं थे, मुसलमान समझते थे। ये भी नाम ऐसा है फिरोज, कि लोग मुसलमान समझते थे। और पथराव भी हुआ था। अच्छा। नाक पर लगा था पत्थर, और नाक की हड्डी टूट गई थी। तो वहाँ से ये बदलाव शुरू हुआ था उड़ीसा से, कि हिंदू पहचान वाला जो मामला है ना। तो ये जो है चीज़ें कैसे घटित होती हैं, कैसे क्या प्रभाव आगे इसका पड़ेगा, ये समझ में नहीं आता। अभी क्या चाहिए? अब ये तो जो मैंने बताया ना कि जैसे आपस में बात करते हैं, तो ये वाली अब उस पर लौटते हैं। एक दृश्य मैंने खुद देखा कि कैसे ये बढ़ता जा रहा था, कि कैसे खुलने लगा था। ट्रेन से जब बनारस से दिल्ली 10 साल में बनारस में रहा जी, तो उसके बाद दिल्ली आया। तो उन दिनों बनारस जाना आना मेरा बहुत होता था जी। तो एक बार मैं लौट रहा था जब बनारस से, तो हमारे दोस्त थे, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे वहाँ। तो उनके पिता को वो दिल्ली आना था और उनको पाकिस्तान जाना था शायद, तब पाकिस्तान से आना जाना इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा। और हाँ, मतलब आसानी से वीज़ा वगैरह मिल जाता था, रिश्तेदार थे तो ज़्यादा जाना था। तो बाई ट्रेन से वाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से ट्रेन पकड़कर समझौता एक्सप्रेस चलता था। समझौता एक्सप्रेस तो नेहरू जी, अरे ये वाजपेयी जी के समय चला है। हाँ, समझौता नहीं, उन वाजपेयी से बस चलाया था। अच्छा, ट्रेन वाजपेयी जी ने बस चलाई थी। नहीं, ट्रेन भी चली समझौता एक्सप्रेस। हाँ, हाँ, उससे पहले एक कोई ट्रेन थी, पता नहीं क्या, जो भी नाम रहा। तो ये हुआ कि हमारे पिता उनको साथ लेते जाइए आप। तो हमने कहा ठीक है। तो बूढ़े आदमी थे और दाढ़ी उड़ी रखे, वो मुसलमान थे जी। अब ट्रेन चली, एक ही ट्रेन उस जमाने में होती थी, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। अच्छा। दोपहर में चलती थी। हाँ जी। और पूरा दिन, पूरी रात, अगले दिन सुबह। तो अब जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं भी नमाज पढ़ते हैं टाइम पर, और नमाज के लिए है भी कि साहब कहीं भी हों आप, कंपल्सन है। जंगल में हो तो वहाँ पढ़िए आप, कहीं भी हों। अब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अब नमाज़ पढ़ना है उनको, नमाज का टाइम हो गया। तो मुझसे कहते हैं, सामने कुछ लड़के बैठे हुए थे। अब वो है कि साहब वो
पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, मक्का की तरफ। मक्का की तरफ। जी। तो कहता है कि ये उधर अगर बैठेंगे हम तो पश्चिम हो हाँ, हो जाएगा। जाएगा। जी। तो इनसे कह दो जरा सा कि इधर आ जाए। आमने सामने की सीट। हाँ, नीचे बैठे हुए थे, रात में सोते, है ना। तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद अब मैंने साहब कहा क्यों आ जाए। अच्छा। हाँ, हमने कहा ये नमाज पढ़ना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और जाकर पढ़ें, कोई नमाज पढ़ने की जगह है, ट्रेन है। चुप। मैंने कहा यार अभी तो ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा रहने दो बेटा। मैंने कहा भाई साहब क्षमा कीजिएगा, कुछ नहीं बोला। अब बगल वाली सीट जो खिड़की के सामने होती है, उस पर आमने सामने एक दंपति बैठे हुए थे, पति पत्नी। हाँ। अब देखिए दो दृश्य एक साथ घटे, दो। वो दोनों उठ गए, बोले आप यहाँ बन के पढ़ और नहीं, और उसको बाकायदे बेड बना दिया, जोड़ दिया होगा जो सीट होती है। हाँ। और कहा कि अरे आप यहाँ आ जाइए और यहाँ बाकायदे आप नमाज पढ़िए। साइड लोअर अप जो होती है। हाँ। और वो जबकि एजेड थे, दोनों पति पत्नी, दोनों हिंदू थे नेचुरली। हाँ, और क्या। और अच्छा, अब जब वो कर नहीं आप लोग बैठिए, है ना, हम मैं बैठे बैठे पढ़ लूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि सजदा करें, ये करें। तो कहा नहीं आप आइए, है ना। हाँ। और साहब फिर हमने कहा जाइए, आप इतना जिद कर रहे हैं तो, है ना। अब उन लोगों से मैं कहता रह गया, तब तक आप यहाँ आकर बैठ जाइए। वो नहीं बैठे, खड़े रह गए। कहना हम खड़े रहेंगे, कहना कि सम्मान करना चाहिए, कोई व्यक्ति आराधना कर रहा है तो हम खड़े रहेंगे। आप देखिए कि दोनों एग्जाम्पल एक ही जगह है, दोनों प्रकार एक एग्जाम्पल एक ही घर, एक ही जगह, दोनों एक ही कूपे में दोनों आपको मिले, है ना। तो हमने तो कई चीज़ें देखी हैं, रंग देखा है। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं देखा, ये वाला जो पागलपन, ये जो है, ये नहीं देखा। हाँ, कि छोटे से बच्चे से कहा जा रहा है कि तुम आतंकवादी हो स्कूल में। बताइए वो क्या जाना बेचारा, वो तो ये भी नहीं जानता कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या होता है। ठीक बात है, वो तो ये भी नहीं जानता है। हमारी बेटी तीसरी या चौथी में थी तो एक बार आई और बोली कि ये बताओ कि मेरी कास्ट क्या है। हाँ, तो मैंने कहा तुम्हारी कास्ट कोई नहीं है, हम नहीं मानते कास्ट को। मैं उसके नाम में कास्ट हम लोगों ने नहीं लिखा है, और वो कास्ट अभी भी नहीं लिखती है, मतलब लिखाई नहीं तो नहीं लिखी। वही सर्टिफिकेट में गया तो रोने लगी, बोली नहीं मेरी कास्ट बताओ, मुझे स्कूल में बताना है। बच्चे कहते हैं कि तुम्हारी कास्ट नहीं है तो इसका मतलब तुम कोई। तो मैंने कहा तुम जाके कह देना कि हाँ मैं दलित हूँ, हाँ मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, जाके बोल देना। तो ये जो है ये रहा तो हमेशा से। मैं भी अपनी बेटी को उदाहरण बताता हूँ आपको। अब मेरी तो दो बेटियाँ जी, छोटी थी तो बाहर खेलती थी। तो जो यूनिवर्सिटी कैंपस में हमको जो मकान मिला हुआ था, तो पीछे हमारे कोलीग एक शर्मा जी रहते थे, उनके बच्चे भी हमारे बच्चों को उम्र के थे, उनकी भी बेटियां थी जी। तो अब वहाँ जामिया कैंपस की बात है। हाँ, तो ज़्यादातर तो प्रोफेसर ज़्यादातर तो मुसलमान ही थे। पीछे एक शर्मा जी थे, एक कोहली साहब थे। तो कोहली साहब बच्चे बड़े थे, छोटे बच्चे थे, सब आपस में खेलते थे। बिल्कुल। और ये बच्चे घर भी चले हुए जाते थे। और शर्मा जी तो हमारे कोलीग ही थे, हमारे डिपार्टमेंट में ही थे वो जी। तो क्या हुआ कि हमारी बच्ची छोटी वाली बेटी उनके घर चली गई। अब उनकी पत्नी ने कुछ उस दिन कुछ रहा होगा, पूजा वूजा कुछ की होगी या जो भी किया होगा, हाँ, इसको टीका लगा दिया, कशका लगा दिया। हाँ, अब जैसे ही बाहर निकली है वो, दूसरे बच्चों ने उसको कहा मिटाओ इसको, मिटाओ और पूछो इसको, हिंदू बन गई हो तुम। हाँ, अच्छा, मुस्लिम बच्चे रहे होंगे, मुस्लिम बच्चे, है ना। अब उसके बाद ये लड़ते झगड़ते बिल्कुल सामने दरवाजे पर आ गए, नीम का पेड़ था वहाँ। हमारी पत्नी ने सुना शोरगुल तो बालकनी में निकली, हमसे कहा कि वो मेरी बेटी का नाम तो हीर है पंजाबी, तो कहा कि उसको परेशान कर रहे हैं, जाकर बुला लाई। तो मैं गया, उसको मैं बुला लाया। मैंने पूछा क्या बात है,
कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो गई हो, तो हम क्या हैं, हम लोग हम मुसलमान हैं क्या? ये कह रहे हैं हम तो मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो और ये तुमको हिंदू बना रही हैं। मैंने कहा वो झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं हो, है ना, हम लोग अब आदमी हैं, इंसान हैं। तो अब आप ये देखिए कि बचपन में ही कैसे बच्चों को ये बंटवारा सिखाया जा रहा है। सिखा। तो पहले तो इस तरह मतलब कम था, बैलेंस हो जाती, बैलेंस था, है ना, और लेकिन अब वो बैलेंस गड़बड़ हो गया। अब तो है ही नहीं बैलेंस, है ना, कब क्या होगा, क्यों क्या नहीं होगा। हाँ, मैं तो नाम बताने डरता हूँ इस उम्र में बताइए। हाँ, मैं शिमला से एक बार लौट रहा था यहाँ, हजारों हिंदू बच्चों को पढ़ा दिया होगा, कितने जाने कितने, गिनती ही नहीं कर सकता कोई, जाने, और वो भी हिंदी पढ़ाया, वो भी हिंदी पढ़ाई, हाँ, संस्कृत भी पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई है जी, है ना जी, बाहर जाकर पढ़ाया है जी, 2 साल पोलैंड में जी, पढ़ाई वहाँ तो, और 2 साल मॉस्को में पढ़ाया जी, और वहाँ हिंदी भी संस्कृत भी पढ़ाई जी, हाँ, तो नहीं, लेकिन साहब, हाँ, तो एक बार शिमला से मैं लौट रहा था, वो तो ट्रेन में आया वो टिकट वाला, तो कहा नाम, हाँ आजकल, तो मैं डर गया क्योंकि मेरे आसपास लोग बैठे हुए थे, एक ट्रेन चलती है जो टॉय ट्रेन, तो उसका फर्स्ट क्लास वाला डिब्बा था, तो मैंने कहा सीट नंबर मेरा यही है, सीट नंबर देख लीजिए, वहाँ नाम लिखा होगा। चला गया वो। अब मेरे बगल में एक युवा दंपति बैठे हुए थे, यंग, और चला गया, तो वो जो छोड़ने आए थे उन्होंने मेरा नाम लिया, तो वो तो होगा, हाँ, तो जो वहाँ के लेखक कोई करे थे, तो कुछ नाम सुन लिया था, वो तो बिस्मिल्लाह साहब कहेंगे ही आपको। हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकल आपने नाम नहीं बताया। ऐसे देखा, मैंने कहा नाम से क्या होता है, मैंने कहा ठीक है, वो संतुष्ट हो गया, चला गया। नाम सुन लिया था उन्होंने, तो वो एक जो लड़की थी, मतलब जो वो मोबाइल में वो लगी गूगल, पता नहीं क्यों उसको लगा ये कोई खास आदमी है कि 2 लोग छोड़ने आए हैं या सामान रखा है, कुछ देखने से कुछ ऐसा, वो उसको सब मेरे बारे में मिल गया, गूगल पे मिल गया होगा, एक फोटो मिल गया मेरा, बिल्कुल और जवानी का फोटो, तो वो ऐसे फोटो दिखा रही हिंदी समय पे लगा हुआ है, मुझे वो फोटो दिखा रही कि ये आप ही हैं ना ये, और इत्तेफाक से वो शिमला का ही फोटो था, जो हिंदी समय वाला फोटो, जो 96 उसमें खींचा गया था। मैं किसी सेमिनार में गया, जी, तो मेरे मुझे भी है उसमें शायद ना, हाँ मुझे भी है, हाँ, मुझ हल्की हल्की मूछ में रखता था, है ना, और तब मैं पैंट शर्ट पहनता था। तो मैंने फिर बताया उनसे, मैंने कहा नाम बताते डर लगता है। और पता है, ये सुन के हमें शर्म आती है, ये सुन के शर्म आती है हमें, अजीब सा कि लगता है, अगल बगल के लोग क्या, है ना, सोचेंगे। हाँ, बस ये हालांकि मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी भी अच्छे लोगों के नंबर्स कम नहीं हुए हैं, बिल्कुल, बुरे लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, बस ये देखिए, अच्छे लोग हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे जी, है ना, और मुझे जैसे हमारा चैनल अब जब ईरान वगैरह करते हैं तो थोड़ा इंटरनेशनली देखा जाता है, तो पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं, तो कई पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि अब भी हिंदुस्तान में ऐसे हिंदू हैं, और मेरा मन करता है कि ये लोग मिल जाए तो मैं इनका कंधा पकड़ के कहूं कि मेरे भाई, हिंदुस्तान में अभी ना 80% 70% हिंदू ऐसे ही हैं, लेकिन वो 30-40% चिल्लाते इतना है कि लोग डर जाते हैं, लोग खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते। ये एक हकीकत है, बिल्कुल। अभी भी वही शर्मा जी, वही कोहली साहब आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। अच्छा, इसके रिएक्शन में जो हुआ है, हाँ, उस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है, थोड़ा सा आपसे अपने परिचय की बात तो मैं कर ही लूं, जिस उपन्यास से हुआ था, झीनी झीनी बीनी चदरिया। आपको भी कई बार गुस्सा आता होगा कि साला इतना उपन्यास लिख दिया, कहानी संकलन लिख दिया, भाषण लिख दिया, लेकिन ये उपन्यास चिपक गया, अब्दुल बिस्मिल्लाह मतलब झीनी झीनी बीनी चदरिया। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहा हूँगा, तो मैंने राही मासूम रजा वाला उपन्यास पढ़ा, आधा गांव,
आधा गांव क्या, तीनों पड़ गया उनका जो था, सब पड़ गया। वो कौन से शुक्ला थे ना, एक टोपी शुक्ला ये, और एक और उपन्यास था, सब पड़ गया। और उस समय नीम का पेड़ भी आ रहा था सीरियल का, जो बाद में जो उपन्यास की तरह आया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई मैं थोड़ा सा और कायदे से समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने 3 नाम हमको बताए कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का पढ़ लो तुम झिनी झिनी बीनी चदरिया, मंजूर एहतशाम का सूखा बरगद पढ़ लो, और शानी साहब का तुम पढ़ लो काला जल। और वो आपसे मेरा पहला परिचय था। अच्छा, वो उपन्यास, मुझसे कहानी पूछेंगे तो नेचुरली कहानियाँ नहीं याद रहती हैं, लेकिन उसका असर इतना गहरा है कि मुझे ऐसा लगा बनारस को मैंने रीडिस्कवर किया। वो जिस इलाके का, बनारस के बुनकरों का जो जीवन है। अच्छा, होता क्या है कि अक्सर इन तीनों उपन्यासों की मैं खूबी ये मानता हूँ कि ये लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम है, या जो लोअर क्लास मुस्लिम है, उसकी कहानी ये कहता है। बट राही मासूम रजा साहब शानदार आदमी है, लेकिन कुल मिला जुला के वो उपन्यास मुझे अंत में लगा कि शेखी जो चली गई उसकी कहानी है। जो लोग गांव के जमींदार थे वो चली एलीट क्लास का दर्द है, और वो दर्द, उस दर्द से मैं कभी खुद को रिलेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ठीक है वो दर्द नेचुरल है, वो होना है। लेकिन आप तीनों लोगों के उपन्यास जो थे उसमें एलीट क्लास कहीं नहीं था, लेकिन जैसे मंजूर एहतशाम वाले में था, लेकिन उसके बावजूद वो एक मिडिल क्लास की कहानी थी, लोअर मिडिल क्लास की कहानी थी, उसके आसपास बहुत सारे लोगों की कहानी थी। तो आज़ादी के तुरंत बाद का हिंदुस्तान आपने देखा है, आज़ादी मिली, अभी वो सारा उत्साह था, जब आप लोगों ने देखा तो वो सारा उत्साह, विविधता में एकता, फलां ढिमका, विकास, समाजवाद, सब अच्छी अच्छी बातें थी उस जमाने में। आपकी नज़र वहाँ कैसे गई? उस उपन्यास पर? हाँ, मतलब उस समाज पे कैसे गई आपकी निगाह, जब सारी पॉजिटिव राज कपूर साहब थे, सारी पॉजिटिव बातें थी, उस समय वो जाके एकदम वो कहानी लेके आ रहे थे जिसपे नज़र नहीं पड़ रही थी, और फिर उसको एक विराट सपने में तब्दील कर रहे थे। तो बनारस में तो आप रहे ही, हम जानते हैं। वो उपन्यास, उस उपन्यास की कहानी, आप कोई सवाल इसको समझिए मत, सीधी सी बात है कि मेरा प्रिय लेखक बैठा है, मेरे पास मौका है, मैं सुन लेना चाहता हूँ। उसका एकमात्र कारण यही है कि अब आप देखिए बनारस में साहित्यकार बहुत हुए, बहुत गली गली में नहीं, और प्रेमचंद से बड़ा कोई कौन सा कथाकार है? बिल्कुल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद से बड़ा कवि। अच्छा, जयशंकर प्रसाद तो ठीक है, मूल तक कवि थे, नाटक लिखे। प्रेमचंद तो कथाकार थे, शुद्ध रूप से, कहाँ कहानी उपन्यास। और वैसे तो सब कुछ लिखा उन्होंने, नाटक भी लिखा, निबंध। ये बुनकरों पर ध्यान क्यों नहीं गया, है ना? बहुत बड़ी संख्या, किसी कहानी में नहीं है। हाँ, प्रेमचंद की किसी कहानी बुनकर नहीं है। एक कहानी में सिर्फ व्यंग्य क्या इसके तरह है जैसे कि मना किया जा रहा है। एक बाप अपने बेटे से कहता है कि ये जुलाहों के बच्चों के साथ मत खेला करो गांव में। तो जुलाहा कहते थे, जुलाहा, वो अंसारी जो लिखते हैं, तो गांव में उनके लिए शब्द यही है, जुलाहा ही कहते हैं। हाँ, उनको उसी तरह निम्न मानते हैं जैसे दलितों। इसके अलावा ना तो कोई कैरेक्टर है, ना कोई कहानी है, कुछ नहीं। तो लेकिन उसका कोई दोष नहीं उनका, क्योंकि बनारस का मतलब उनका था, वो आते थे और भाई जयशंकर प्रसाद चौक के पास उनकी दुकान, जो दालमंडी, सुंगनी साहू की, हाँ, सुंगनी साहू की दुकान, दालमंडी पक्षी चौक के पास, वहाँ से लेकर और बिरिया पार्क जो कहलाता है, यहीं तक बनारस था उनके लिए। उसके बाद लौट जाते थे लम्ही, तो बनारस में किराए का मकान ले लिया था बिरिया बाग पे। हाँ, और वहाँ तो जो है ही नहीं बुनकर, वो इधर तो कहीं हाशिए पे होंगे, नहीं, वहाँ है ही नहीं, वहाँ उस इलाके में नहीं है, उस इलाके में है ही नहीं। वहाँ 2 ही इलाके में है, एक अलईपुरा कहलाता है, एक मदनपुरा कहलाता है। मुझे, हाँ, तो मदनपुरा जो है उधर बीचू की तरफ है, बीचू से पहले। लेकिन मदनपुरा में दूसरे ढंग के हैं, वो थोड़ा सा हाई फाई वाले हैं। लेकिन ये बिनकारी का काम ज़्यादातर जो है अलईपुर वाले इलाके में है, जो मजदूर तबका है, वो इधर होता है। अब बनारस में जब मुझे नौकरी मिली, 72 में मैं किया, मैंने 2 साल इधर उधर भटका, फिर 74 में मुझे बनारस में नौकरी मिली। वो नौकरी इंटर कॉलेज में थी। अच्छा, 12वीं तक का? हाँ, 12वीं तक का जो होता है इंटर कॉलेज। वो
उसी इलाके में था कॉलेज। अच्छा जी। नाम तो था उसका नेशनल इंटर कॉलेज, हम्म, लेकिन वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त था, तनख्वाह पूरी मिलती थी, हम्म, लेकिन उसका जो प्रबंधक बुर्का समुदाय के हम्म। थे, वो उन्हीं का स्कूल था। छात्र भी होंगे वही उसी। छात्र भी हम्म, वही। वहाँ प्रवक्ता के पद पर, तो प्रवक्ता का मतलब जो पीजीटी कहलाते हैं, 11th-12th। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ तो मैं हाँ। जानता हूँ, मैं तो यूपी से ही हूँ। तो अब वहाँ मैं पढ़ाता था। अब जाहिर कि अब किराए का मकान चाहिए। आप 9वीं से 12वीं तक का क्लास आप लेते होंगे। हाँ, मुझे जूनियर में नहीं। 11वीं 12वीं कर देते थे, जी। और एक आध क्लास 10th वगैरह जी। दे देते थे। और 6th 7th 8th में टीजीटी वाले होंगे वो। टीजीटी वाले पढ़ाते थे। हम्म, एक बार ऐसा हुआ कि 4-5 बच्चे ऐसे आ गए जो नॉन मुस्लिम थे, और उन्होंने संस्कृत ऑप्ट कर लिया, तो आपको पढ़ाना पड़ा होगा। तो हमको पढ़ाना पड़ा, जी। क्योंकि संस्कृत से कोई टीचर ही नहीं था वहाँ। जी। ना कोई संस्कृत जानता था। हम्म, हाँ, टीचर्स भी वहाँ हिंदू टीचर 4-5 थे सब, हम्म, बाकी सब मुसलमान थे। हम्म, लेकिन किराए का कमरा जब ढूंढ ये हुआ कि भाई अब रहना है वहाँ हाँ, रोज कहाँ से बनारस कोई में, आएगा तो हम तो अब जो किराए का कमरा मिला हमको, वो जी। उसी इलाके में, उन्हीं के मोहल्ले में। हम्म, अच्छा, मैं अब लिखने पढ़ने वाला आदमी, हम्म, तो दिन भर तो कॉलेज में हम्म, काम निकल गया। हम्म। शाम को जब घर पहुँचे तो रात में ही काम करेंगे। हाँ, वही होता है सबका, हम लोग भी करते लेकिन जब कुछ भी पढ़ने बैठते थे या कुछ लिखने बैठते थे, हैं। कहीं झगड़ा हो रहा है कहीं। नहीं तो अब नहीं, वो खटाखट वो जो करघे की आवाज़ थी, अच्छा, हाँ हाँ। चारों तरफ से वो करघे की आवाज़, हम्म, खटाखट खटाखट खटाखट, रात में करघे चल रहा है। मैं चंदेरी में एक बार लंबे टाइम रहा हूँ एक सर्वे के लिए। हाँ, तो ये जो आपने कहा तुरंत मैंने जोड़ लिया, रेस्ट हाउस तक वो आवाज आती थी। आप साहब क्या है उससे बड़ा डिस्टर्ब हाँ, कि ना मैं कुछ पढ़ने कंसंट्रेशन नहीं हो हाँ, पाता बिल्कुल था, नहीं होगा। हाँ। कि आप ना पढ़ सकते ना लिख सकते कुछ, लिख तो बिल्कुल ही नहीं, हाँ, पढ़ना भी नहीं। तो मैं बहुत परेशान, हम्म, तो मैं सोचता था कि मैं मकान बदल लूँ, कहीं दूसरी जगह चले जाऊँ, लेकिन जाएंगे कहाँ आप, जाएंगे कहाँ? क्योंकि ये भी एक है सच्चाई कि अगर आप मुसलमान हैं तो हिंदू अपना मकान नहीं देगा। उस समय में भी, उस समय 72-74 में भी यही हाल था। 72-74 तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में जब आया जामिया मिलिया में, तो मुझे हिंदू बनकर एक मकान में रहना पड़ा किराए पर, शानी की तरह शानी बनकर। नहीं, अब मुझे रहना पड़ा 84 में आया हूँ जामिया में। वही मैं कहता हूँ कि 2014 से दिखने लगा, लेकिन था ही ना हमेशा ना से। ना, तब भी यहाँ भी वही था, दिल्ली तक में, महानगर में, दिल्ली जैसे नगर में कल्पना नहीं कर सकता था मैं तो। बनारस और इलाहाबाद तो छोड़ दीजिए, वो धार्मिक, बनारस तो धार्मिक नगरी है, लेकिन दिल्ली बताइए राजधानी है। तो बहरहाल तो अब जाए कहाँ? इन्हें 3 मकान बदले हम, लेकिन तीनों मकान उसी इलाके में मिले। वही खटपट हो जाती रही वही, लेकिन अब वो सुनते जब होता है कि अभ्यस्त हो जाते हैं आप, किसी चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं। हाँ, तो मैं अभ्यस्त हो गया। अब वो खटाखट से डिस्टर्बेंस नहीं होता था। रंज से खूगर हुआ इंसान तो। हाँ, अब मुझे वो कबीर का जैसे अनहद नाद है ना, वो ऐसा लगता है जैसे अनहद नाद बज रहा है कहीं, म्यूजिक बन गया वो मेरे लिए वो आनंददायक हो गया। अब इसके बाद साहब मैं उनके से मिलना जुलना, उनके घरों में जाना आना, वो तो आपने ऐसे लिखा है जैसे कोई जुलाहा ही लिख रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, क्योंकि कबीर ने ही कहा है मैं काशी का जुलाहा, तो इसको लिखते वक्त मैं काशी का जुलाहा बन चुका था। बिल्कुल, वो तो कोई ये पढ़ेगा है ना, बिल्कुल बन चुका था, है ना। अच्छा, सब घरों में जाना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनके सुख दुख पूरे उसमें शामिल होना, है ना, सब वो बिल्कुल एक तरह से। हमसे गोरखपुर में किसी ने कहा था एक उस समय, हाँ, कि असल में वो अंसारी हैं। नहीं, ये तो मुझसे शीला संधू ने पूछा था जब मालकिन थी राजकमल की, जी, जब ये पांडुलिपि उन्होंने पढ़ी,
भाई तो रामोर जी के कहने पर दिया था मैंने। जी जी जी। मैं तो डरता था राजकमल से, हाँ, कहाँ उस किताब समय, छप सकती है हाँ। साहब, है ना। तकरीबन पहली ही थी आपकी ना? हाँ ना तकरीबन- ना, इससे पहले समरशेष है हाँ, उपन्यास, समर शेष है, वारिस अच्छा, छपा था। अच्छा, समर शेष का कंफ्यूजन मुझे इसलिए होता है कि महेश कटारे का भी इसी नाम से है, सेम एक ही नाम से, उनका अरे कहानी संकलन है। विवेकी राय का भी एक उपन्यास हाँ, इसी नाम जी से जी है। जी, हाँ उनका कहानी संकलन है। हाँ, उनका कहानी संग्रह। हम्म, तो वो वाणी प्रकाशन से तो छप चुका था। कहानी संग्रह भी आ चुका था, एक पराग प्रकाशन से एक जगह ऐसा हो। हाँ, राजकमल उस समय भी तो था। राजकमल तो बहुत उरूज पर, राजकमल के बड़े बड़े लेखक और साहब। देखिए उसी राजकमल ने आपकी 75वां आपका जन्मदिन क्या ठाट क्या- से क्या बनाया, ठाट से बनाया। क्या अशोक माहेश्वरी जी ने, हाँ। और संस्मरणों की किताब भी उस समय ले अरे आए, ले आए, कमाल है। और बोले भी वहाँ यही पर। यात्रा होती है और सर। बढ़िया बोले भी अशोक नहीं नहीं, माहेश्वरी। अशोक माहेश्वरी तो नहीं, लेखकों को बोले, लेकर बहुत क्योंकि जब वह बहुत सहृदय हैं। तो बहरहाल तो उसको पढ़ गई हूँ। पढ़ने के बाद मुझे बुलवाया। हम्म, तो बुलवाया तो पहला सवाल पूछा उन्होंने मुझसे कि क्या है, आप बनारस के रहने वाले हैं? मैंने कहा जी नहीं। कहाँ के हैं? मैंने कहा मेरा जन्म तो इलाहाबाद ज़िले के एक गांव में हुआ है, लेकिन जीवन इधर उधर गुजरा है। कहा अच्छा, तो क्या है, आप बुनकर समुदाय के हैं? ये सवाल था। मैंने कहा जी नहीं। अब वैसे सीधा संधू करना है, आप बनारस में पैदा हुए, ना बनारस के रहने वाले हैं आप, फिर आपने ना लिखा आप इस समुदाय के हैं, फिर आपने लिखा कैसे? फिर आपने लिखा कैसे? मैंने कहा मैडम बस ये समझ लीजिए कि मैं वो बन गया था। हाँ, तो कुछ बातों देखा मैंने, हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से उस जमाने दिया में था तो हाथ मैंने। से, जी। नहीं, आज भी मैं हाथ से लिख कर ही अच्छा, देता आज हूँ। भी लिखते हैं आप? जी आज भी हाथ से लिख कर देता हूँ। जी। हाँ, कटा पिटा सब। अब हम लोग तो कंप्यूटर के गुलाम हो हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम तो कहते हैं लो ये छापना है छापो, गए। जी। और छापते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं छापेंगे? जी। तो देखा मैंने लाल रंग से जगह जगह निशान। हम्म, तो कई जगहों पर उनको अविश्वास था हम्म, करना, ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा होता है। तो मैंने कहा कि अगर नहीं आपको विश्वास है चलिए तो मैं एक सब काम करिए, चलिए मैं साथ बनारस घुमा देते हैं आपको, गलियां घुमा देते दिखा देता हूँ, हैं। जी। है ना। तो वहाँ पर अच्छा, सबसे बड़ी कठिनाई थी स्त्रियों को जानना। बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल इसलिए था कि वहाँ बात नहीं करेंगे आपसे। नहीं नहीं, भाई 9-10 साल की होती तो नकाब पढ़ा देना। हम्म, अब तो बदल गया, अब तो हाँ, बदल गया, है ना। आप स्त्रियों के से बात कैसे करेंगे आप? बिल्कुल। लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबी है साहब। हम्म, हाँ, बहुत बड़ी खूबी इसको मैं कहता भाई बना लिया जाता है। हूँ। नहीं मतलब भाई नहीं, आप किसी के घर लगातार जाएं, हैं। भरोसा जीतने बस। हाँ, हाँ। तो अब मान लीजिए अब बैठका में बैठे हैं, बैठका कहते थे ना बाहर, मर्दाना बैठका, हाँ, दलान हाँ दलान जो है, अब बैठे हुए, हाँ बातें कर रहे हैं। अब अंदर स्त्रियां हैं, बीवी है या बहन है, बेटी है, जी। उनको बाजार से जाना है, बाहर जाना है किसी काम उसी से, रास्ते से जाएंगे, तो चलो। अब जाएंगे उसी अंदर से निकलेंगी, सलाम करते हुए जाएंगे। नहीं तो और निकल नहीं सकती हूँ। हाँ ये हाल था बनारस में। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। तो वो जो उनके घर के आदमी जो बैठा है वहाँ, पति है या भाई है, बाप है, जो भी है, वो कहता है अरे भाई इनके से कैसा पर्दा है, तो घर के आदमी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्या निकलो जाओ, आओ सलाम करो, बात करो, जाओ। ये बहुत बड़ी खूबी हमारे देश की है बिल्कुल। कि अपरिचय की सीमा एक सीमा है, बस, उस सीमा तक आप अपरिचित हैं, उसके बाद भरोसा लेकिन बन गया तो आप उसके घर के बाद आदमी जो बन है गए। फिर आप घर के आदमी हो गए, कहेंगे तो घर के आदमी है साहब, बिल्कुल। है ना। तो साहब वो स्त्रियों का जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो रहन सहन है, वो ये तो कमाल का है। वो हाँ। उपन्यास तो मतलब उस पर तो अकेले 2 घंटा बतियाया जा सकता है, तो हाँ। कमाल का उपन्यास हाँ। है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी नहीं, कमाल नहीं, के नहीं है, नहीं, अब ये तो नहीं नहीं, उसके बाद भी कमाल के उपन्यास है, लेकिन होता है। अतिरिक्त प्रशंसा मत कीजिए। नहीं नहीं, अतिरिक्त नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं अकेला थोड़े हूँ। मतलब पुरस्कार मिले, इतने पाठक मिले हैं, तो ये हवा में तो हो नहीं होगा, मेरे कहने से तो हो नहीं गया है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ है ऐसा जो बार बार अपनी तरफ खींचता भी है, और उसमें कुछ ऐसा है जो कई बार ये होता है कि हमारा जितनी ऊर्जा हम एक चीज़ में लगाते हैं, बाद में कई बार उतनी ऊर्जा नहीं लगा पाते हैं, ये भी होता है। और कई बार क्लिक करने का मामला होता है कि पाठकों के साथ क्लिक कर गया। हम लोग बात कर ही रहे थे कि पंकज बिष्ट जी के 2 उपन्यासों की बात कर रहे थे कि अब लेकिन दरवाज़ा क्लिक कर गया। हाँ, क्लिक कर गया तो उनको उसी नाम से जाना जाता है। लेकिन उस चिड़िया के देश में मतलब वो भी कमाल का उपन्यास है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका एक याद रहता है, लेकिन
कितने ही उपन्यास या कहानियां बहुत शानदार लिखते हैं। नहीं देखिए, ये भी है, देखिए मैं तो एक चूँकि अध्यापन का काम भी किया मैंने, और मैं अध्यापन के अलावा मैं पढ़ता भी बहुत हूँ, तो मुझे लगता है कि एक रूढ़ हो जाती है कोई चीज़, हाँ, कि जैसे मैं उदाहरण राही माधुर रज़ा का नहीं दूंगा, क्योंकि राही माधुर रज़ा का वाकई आधा गांव ही अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा नहीं। हालांकि टोपी शुक्ला भी अच्छा है, अलग तरह का अलग तरह का है। काला जल के अलावा और शानी ने तो कुछ लिखा, कहानियाँ अच्छी लिखी, कहानियाँ भी हाँ कुछ ठीक नहीं, युद्ध जैसी कहानी तो अब ये तो और नहीं, लेकिन मैं दो बड़े लेखकों की बात कर रहा हूँ। एक तो प्रेमचंद, हाँ, अब प्रेमचंद का गोदान, जिससे आप पूछिए गोदान नहीं, कर्मभूमि भी अद्भुत उपन्यास है। नहीं, कर्मभूमि से अच्छा सबसे मेरी दृष्टि में अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रेमचंद का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास कौन सा है, तो मैं कहूँगा रंगभूमि। मुझे कर्मभूमि ज़्यादा पसंद है। रंग कहा आपने अपने कारण। हाँ, दूसरे किसकी बात कर रहे हैं? रंगभूमि। मैंने कहा कि ये लोग पता नहीं गोदान अब ऐसा चिपक गया, होता है, चिपक जाता है। अब ये जहाँ सिलेबस में लगे गोदान लगाओ, MM में लगाओ, जानते ही नहीं है लोग अभी, मतलब उसी को पढ़ाई होगा, बाकी उसी को पढ़ाई गोदान। दूसरे किसकी बात कर रहे थे आप? दूसरा रेणु की। अच्छा, उनके साथ महिला आंचल चिपक गए, जबकि पर्ची परिकथा उपन्यास महिला आंचल से कहीं ज्यादा अच्छा आगे का है ना। जी जी जी। तो ये बड़े दो उदाहरण। लेकिन सर किस्मत होती है कि कुछ चिपक जाता है, कुछ लोग तो जिंदगी भर लिखते हैं, कुछ नहीं चिपकता, नाम ही रह जाता है, एक कहानी नहीं याद आती उसके नाम पे। तो ये भी किस्मत की बात है कि किसी का एक उपन्यास या एक कहानी या एक किताब लोगों को याद रह जाए, क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं, उसमें आप याद रह जाएं किसी चीज़ के बहाने, तो मुझे लगता है कि शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात के लिए कि लोग याद रखे हुए हैं। तो अब सर देखिए, बात तो ख़त्म होगी नहीं, और बात को ख़त्म करना पड़ता है क्योंकि ये मंच ऐसा है। तो एक आखिरी में बस, बड़ा अजीब सा है, ये क्लीशे टाइप का है, लेकिन आपने दुनिया देखी है, इतने बच्चों को पढ़ाया है, और जिस तरह की दुनिया देख रहे हैं, आखिरी में जो कुछ कहना चाहें, जो कुछ कहना चाहें आज के समय, जो कुछ आप कहना चाहें। देखिए ऐसा है कि इतिहास में परिवर्तन कब आता है? इतिहास में परिवर्तन तब आता है जब कोई बहुत बड़ा आंदोलन होता है जी। जब तक आंदोलन नहीं होता इतिहास बदलता नहीं। जी जी, है कि घिसटता रहता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसके लिए कोई ना कोई आंदोलन होता है ना। वो आंदोलन जब तक नहीं होगा, इतिहास जैसा है चलता रहेगा। स्थितियाँ पता नहीं कैसी बनेंगी, भविष्य में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक कथन है कि वर्तमान मिथ्या है, भविष्य कल्पना है, भविष्य कल्पना है, या इल्यूजन है, सत्य केवल वर्तमान है, इतिहास मिथ्या है। इतिहास मिथ्या है, पास्ट जो है वो मिथ्या है ना। इतिहास का मतलब पास्ट, वो मिथ्या है कि नहीं, वो जो बीत गया। हाँ, और जो फ्यूचर है वो इल्यूजन है, हाँ, विभ्रम की स्थिति है। हाँ, सत्य केवल वर्तमान है। हाँ, तो इस सत्य से तो आप भाग नहीं सकते, इसको आप भाग नहीं सकते, इसको आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा, और इसी के बीच आपको जीना है, हमें आपको, है कि नहीं। और बदलाव हम नहीं ला सकते। हाँ, बदलाव आएगा तो वो जनता ही लाएगी। और सर मुझे इस पर एक बात याद आई, एक रशियन कहावत है कि हज़ारों साल में कुछ नहीं बदलता और रातों रात सब बदल जाता है। हाँ। और इसीलिए कोई भी आंदोलन भी हवा में नहीं होगा, ऐसी ही कोशिशें होती हैं, लगातार लोगों से बात करना होता है, उनको उस मिथ वाले इतिहास से भी पॉजिटिव चीज़ें याद दिलानी होती हैं, और एक अच्छे भविष्य का स्वप्न दिलाना होता है, दिखाना होता है। और मेरे ख्याल से साहित्यकार का ये एक तरह से कई कामों में से ये भी एक काम है जो हम लोग लगातार करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मिर्ज़ा गालिब का। हाँ हाँ। कि आप भी देख रहे हैं
मैं भी देख रहा हूँ, चूँकि हम साहित्य को भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जी कि जो डर की बात हमने कही, तो आज बोलने में भी डर लगने लगा है, कुछ कहने में, जी जी जी, लिखने में भी डर लगने लगा कि क्या लिखें क्या नहीं मैं लिखें। तो नहीं डर रहा हूँ सर, नहीं, फिर एक भी बात लग करो रहा है, सबको लग रहा कि क्या कारण है कि ऐसी कहानियां नहीं आ है। रही ये हैं, सच है, ये सच है। ऐसी कविताएं नहीं आ रही हैं, जी, ऐसे जी, उपन्यास नहीं आ रहे हैं। जी जी। तो गालिब का शेर है, जी। उसका अर्थ हालांकि लोग दूसरा निकालते नहीं, नहीं, हैं, आप पहली बात तो सुनाइए, जी। जानते ही नहीं, जी हाँ, उटपटांग अर्थ निकालते हैं। जी कहते हैं कि आ गई दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, पर कठिन शेर है। आ गई दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, जी मुद्दा अनका है अपने आलमे तकरीर का। मानी भी समझा दीजिए, मेरे ही नहीं समझ में आया। अब आ गई तो अवेयरनेस को कहते हैं, हाँ मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल शेर है। हाँ, आ गई जो समझदार लोग हैं, जो आगाह लोग हैं। अच्छा, आगाह से बना है, जी। हाँ, आगाह से आगे ही बना। हम्म ये दामे सुनीदन, अब सुनीदन का मतलब होता है सुनना, और दाम का मतलब होता है जाल। जैसे चिड़िया फंसाने के लिए बैलिया जाल बिछाता है, दाना चुगनी चिड़िया जाती फंस जाती है। तो कई समझदार जो अपने को मानते हैं, तो ये एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि आवाज़ निकले ही ना उसमें से, हम सुनेंगे ही नहीं। हाँ, हम सुनना ही नहीं चाहते आपकी आवाज़, किसी एक इकोसिस्टम में बोलते रहिए। हाँ, जी। तो आप कहा कि आप सुनते रहिए। अब आप बोलते हम जाल ऐसा बिछा दिया है उसमें से निकलेगी नहीं, फंस गई चिड़िया। हाँ, तो गालिब कहते हैं कि चाहे जितना तुम बिछा लो, मेरा मुद्दा जो है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो जो एक ऐसी चिड़िया है जो दिखती ही नहीं, जाल तोड़ के निकल जाएगी। नहीं, वो है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ। उसका अस्तित्व ही नहीं है। वो एक काल्पनिक चिड़िया है, अनका उसका नाम है। अच्छा। अनका अरबी का शब्द है। हाँ। और उस काल्पनिक चिड़िया को कहते हैं कि मुद्दा अनका है अपने आलमे तकरीर का। अच्छा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो तो अनका है, वो तो उसको तो वो जाल में फंस ही नहीं सकती, है क्या नहीं, चाहे जितना बिछा लो जाल। है जी। तो जब तक यह नहीं ठान लेगा, हाँ, ठान लेंगे हम, तब तक जाल में तो हम भी फंस जाएंगे, जी, है ना। जी। तो अब इसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरी कोशिश है कि ऐसे लोग लेकर आऊँ, मैं ऐसे लोगों को लेकर आऊँ इस पॉडकास्ट में जो रास्ता दिखा सकें, जो बता सकें हमारे वक्त को, हमारे दौर को समझ सकें, समझा सकें। और जो लोग आमतौर पर आपको टीवी स्टूडियोज़ में या यूट्यूब के स्टूडियोज़ में कम दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं। कैसी लगी ये कोशिश ज़रूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।